चलिए, सेकंड हाउस कुंडली का बताता है कि हमारे पास में जमा पूंजी कितनी रहेगी, कितना धन इकट्ठा हमारे पास रहेगा, हमारे एसेट्स जो भी आ, इकट्ठा की हुई चीजें हमारे पास, जो भी हमारे पास में, चाहे वो ज्ञान हो, है ना, जो भी हमारे पास इकट्ठा होता है वो सब सेकंड हाउस से संबंध रखता है ना। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, सेकंड हाउस का मतलब होता है जमा पूंजी। सेकंड हाउस लाल किताब के अनुसार जो है ना, आपकी किस्मत भी है। और सेकंड हाउस ससुराल से भी संबंध रखता है लाल किताब के हिसाब से। तो सेकंड हाउस स्त्री द्वारा पाई हुई चीजें, लाल किताब के अनुसार मतलब ससुराल से मिली हुई चीजें, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी शराफत, आपके पास में कितना पैसा है, जमा पूंजी, धन दौलत, बुढ़ापे तक का जीवन, ये भी सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के में जो बैठे हुए प्लैनेट होते हैं ना, वो बुढ़ापे में बहुत अच्छे असर देते हैं। तो बुढ़ापे वाला जीवन कैसा रहेगा, सात्विक रहेगा, पूजा पाठ वाला रहेगा, कि इश्कबाजी होगी बुढ़ापे में, वो सब सेकंड हाउस बताता है। ससुराल, परिवार, ससुराल के परिवार वालों का हाल, अपने द्वारा इकट्ठा की हुई पूंजी, अपनी कमाई, दहेज के द्वारा लाया हुआ पैसा, जिसको स्त्री धन बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट, आप कैसा खाना पसंद करते हैं, आपको खट्टा पसंद है, आपको नॉनवेज पसंद है, आपको मसालेदार वाली चीजें पसंद है ना, क्या टेस्ट है आपकी जीभ का, कितना आप पैसे को प्यार करते हैं, कितना लगाव है आपका पैसे से, है ना। यहां पर बैठा हुआ प्लेनेट डिसाइड करेगा कि वेल्थ से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। यहां पर बैठा हुआ प्लेनेट बताएगा। चंद्रमा अगर यहां पर बैठा हुआ है, तो वेल्थ आपके मानसिक संतुलन को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा फैक्टर है। ससुराल के मकान की स्थिति भी इसी हाउस से देखी जाती है। आपका स्वभाव कैसा है, और बुढ़ापे का टाइम, आपका सुख, आपके मकान का भी संबंध है इस हाउस से। और धर्म स्थान का संबंध है, चाहे वो मस्जिद, मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। धर्म स्थान हर जाति के हिसाब से अलग अलग धर्म स्थान। ठीक है, ये घर आपकी चूंकि ससुराल से संबंध रखता है, तो ससुराल से संबंधित जितने लोग हैं, जैसे वहां पे आपकी सास है ना, स्त्री है, और अ, ससुर साहब है, वो जितने भी जो चीजें हैं ना, वो ससुराल से संबंध, जितनी भी चीजें हैं ना, वो यहाँ पर सेकंड हाउस से ही संबंध रखती है। आपकी वाणी कैसी है, आप कड़वा बोलते हो, आप गुस्से में बोलते हो, आप बड़ा सॉफ्ट बोलते हो, आप धीमे बोलते हो, ये सब सेकंड हाउस बताएगा। बृहस्पति यहां पर बैठा होगा, तो ये स्थान बन जाता है एक तरीके से मंदिर वाला, जहां पर पूजा होती है, मेहमान नवाजी वाला, है ना। और बृहस्पति का, इस घर में जब भी बृहस्पति को स्थापित करना होता है, तो चने की दाल से स्थापित करते हैं, चने की दाल मंदिर में दे देना। चंद्रमा को यहां पर स्थापित करना हो, तो दूध चावल मंदिर में दे देना, है ना। सबके अलग अलग यहाँ पर किसी भी प्लेनेट को स्थापित करना हो, जैसे आपको शुक्र को स्थापित करना हो, तो घी का दीपक आप मंदिर में जला सकते हैं। हल्दी से आलू पीले करके आप जो है ना, ये चूंकि ये गाय का स्थान भी है, मतलब जहां पर गाय रहती हैं, गाय पाली जाती हैं, तो हल्दी से चावल, आलू पीले करके आप गायों को खिला सकते हैं। बुध इस घर में राजयोग कारक होता है। बुध को इस घर में खड़ा अंडा बोला गया है, खड़ा अंडा। खड़ा अंडा मतलब टाइट, जो फूटता नहीं है, मतलब अच्छा। बुध को इस घर में पहुंचाना हो, तो मूंग की दाल साबुत आप मंदिर में दे सकते हैं। ठीक है, बुध का संबंध यहां पर साली से भी है, जो बहन की जो सॉरी, पत्नी की जो बहन होती है।
शनि का संबंध यहाँ पर जो काले रंग की जो उड़द की दाल होती है, साबुत काली दाल, उससे है, काली मिर्च से है, और वो जो काले रंग के जो चने होते हैं उससे, छिले हुए नहीं, काले रंग के चने। तो शनि को अगर यहाँ पर स्थापित करना हो तो इन चीजों से यहाँ पर आप स्थापित कर सकते हो। और राहु का धुआं, और राहु का संबंध यहां पर होता है हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी, वो इस हाउस से संबंध बनाती है। और केतु, जितनी भी खट्टी चीज है, जैसे केतु की चीज अगर आपको यहाँ पर देनी हो तो आप काले तिल, काले सफेद तिल दे सकते हैं, है ना, इमली चढ़ा सकते हैं मंदिर में, नींबू चढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड हाउस जो है ना, वो नवे भाव का बुनियाद मानी जाती है। मतलब नवे भाव की बुनियाद, नवा भाव सेकंड हाउस की बुनियाद होती है। और ये 9 ग्रहों की भी बुनियाद मानी जाती है, सारे 9 प्लैनेट की। यहां पर 9 के 9 बैठे हुए प्लैनेट बुरा असर नहीं देते हैं, ये धर्म स्थान है। यहां पर कोई भी प्लैनेट आपस में लड़ते नहीं है। 9th हाउस को समुद्र भी कहा गया है। इसी इसी सेकंड हाउस में ही ये सूत्र है लाल किताब का कि समुद्र से वाष्प बन के पानी उठता है और सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से टकराता है। तो ये बुनियाद है, सेकंड हाउस, नवम भाव, नवम की बुनियाद। और सेकंड हाउस की बुनियाद कौन है? चौथा भाव। बृहस्पति जन्म कुंडली में जिस स्थिति में होगा वैसे ही सेकंड हाउस काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है ये। सेकंड हाउस की स्थिति को देखने के लिए बृहस्पति की स्थिति को हमको जरूर देखना होगा कि बृहस्पति किस कंडीशन में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस को जो दृष्टि देता है ना, वो अष्टम भाव देता है, वक्री दृष्टि। अष्टम भाव द्वितीय भाव को देखता है, 8वें से दृष्टि सेकंड पे आती है। और सेकंड हाउस किसको देखता है? छठे भाव को, 6 को। तो इस तरीके से 2, 6 और 8 का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है इन 3 हाउसेस का, सेकंड हाउस का, 6th हाउस का और 8th हाउस का। अगर 8वां भाव खाली है तो सेकंड हाउस शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर सेकंड हाउस भी खाली है तो ये और शुभ माना जाएगा। अष्टम भाव अगर खाली है तो सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा वो शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर सेकंड हाउस भी खाली है तो ये और अच्छा योग है। लेकिन बृहस्पति सेकंड भाव में बैठा हो, सेकंड हाउस में बैठा हो, और अष्टम भाव खाली हो, तो ये बृहस्पति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, बृहस्पति अब अशुभ माना जाएगा यहां पर। लाल किताब यहां पर कहती है कि बृहस्पति की हवा में मिट्टी की आंधी होगी, मिट्टी मिल जाएगी बृहस्पति के ऑक्सीजन में, फिर वो हवा सांस लेने वाली नहीं होगी, जो ऐसी हवा जो हर ओर नुकसान करेगी। अगर सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है और अष्टम भाव खाली है तो, सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है, 9th हाउस, 8th हाउस में शनि बैठ जाए, बहुत अच्छा योग है। नवम भाव से जो मानसून या समुद्र से कहें जो बादल उठते हैं, वो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के पहाड़ से टकराते हैं और वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं 4th हाउस पे। तो 9th हाउस का, सेकंड हाउस का और 4th हाउस का भी बहुत गहरा संबंध है। यहां पर भले ही मंगल बद होके बैठ जाए, मंगल बद कैसे बनेगा? मान लीजिए सेकंड हाउस में सूर्य और शनि की युति है, तो सूर्य और शनि की युति अगर बनी हुई है तो मंगल अशुभ हो गया, मंगल बद हो गया। लेकिन सेकंड हाउस में ये स्थिति भी अशुभ फल नहीं देगी।
सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु भी अशुभ फल नहीं देगा। ये सारे प्लैनेट बृहस्पति के अधीन माने जाएंगे। और सेकंड हाउस में सारे प्लैनेट अपना अपना फल देते हैं, चाहे वो किसी भी युति में बैठे हो, चाहे किसी भी कंडीशन में बैठे हो, मिल के रिजल्ट नहीं देते हैं। सब अपना अपना फल देते हैं सेकंड हाउस में बैठ के। और कब असर देते हैं? जैसे 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 बुढ़ापा आता जाता है, बुढ़ापे की ओर आप जैसे अग्रसर होंगे, तब ये अपना फल देते हैं और शुभ फल देते हैं। खराब फल नहीं देते हैं। सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट बुढ़ापे में अपना शुभ फल देते हैं। सैटर्न नाइन्थ हाउस में अगर बैठा हो ना, तो एक ये लिखा हुआ है कि सैटर्न 60 साल तक अपने फल देगा, बुढ़ापे की तरफ। 60 साल तक वो अपने असर देगा। लेकिन जब शनि द्वितीय हाउस में बैठता है, सेकंड हाउस में आके बैठता है, तो लाल किताब कहती है कि बुढ़ापे से उल्टा बचपन की तरफ 60 साल अपने अच्छे असर देगा। इसका मतलब बुढ़ापे में नेक असर होंगे ही होंगे। ये जो घर है, ये दोनों का घर है, बृहस्पति का भी घर है और और शुक्र का भी घर है। दोनों ही, एक इस घर का मालिक है और एक इस घर का कारक है। तो जिस भी इंसान के सेकंड हाउस में बृहस्पति और शुक्र हुए, तो उसके अंदर बृहस्पति का बड़प्पन, पूजा पाठ करने वाला, मान प्रतिष्ठा पाने वाला, ये भी गुण होंगे। और शुक्र एक स्त्रीत्व का भी गुण होगा। नखरेबाज भी हो सकता है, उसके अंदर एक नजाकत भरा एक चेहरा होगा उसके अंदर। दोनों गुण पाए जाएंगे जिसका भी बृहस्पति और शुक्र यहां पर होगा। और बृहस्पति और शुक्र मिलकर क्या बन जाते हैं? केतु स्वभाव शनि, मतलब शुभ शनि। और शनि को पहाड़ का रूप माना है, क्योंकि शनि जो है ना, वो बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठंडा पहाड़। इसीलिए सेकंड हाउस को पहाड़ माना गया है कि नवे घर से जो समुद्र है, उसमें से जो प्लैनेट, जो नाइन्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा होता है, वो वहां से पानी भरी हुई हवाओं को लेके आता है और दूसरे घर में भेजता है, और दूसरे घर के पहाड़ से जाके वो हवा टकराती है और वर्षा करती है फोर्थ हाउस में। और चौथे हाउस में वर्षा करने का क्या मतलब हुआ? अगर नाइन्थ हाउस में, सेकंड हाउस में और चौथे घर में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होगी। सेकंड हाउस में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, बृहस्पति और चंद्रमा ही बैठे हो गज को श्री योग बना के, लेकिन अगर 10वां घर खाली हो गया, नवा घर खाली हो गया, तो दूसरे घर में ये जो गज केसरी योग बना हुआ है ना, वो सिर्फ दिखावे का बना हुआ है, कुछ नहीं होने वाला इससे। सेकंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट हो, तो वो तभी जागा हुआ माना जाएगा जब 10वें घर में कोई प्लैनेट बैठा होगा। क्योंकि 10वां घर भी सेकंड हाउस की बुनियाद बनता है। नवे घर से तो बादल उठते हैं जो सेकंड हाउस से जाके मिलते हैं, और मिलके, अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इसको हम कैसे समझेंगे? नाइन्थ हाउस से बादल उठने का मतलब क्या हुआ? नाइन्थ हाउस जो है ना, आपके बुजुर्गों का है, आपके घर परिवार का है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जब पैदा होगा, बचपन का जमाना भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, नाइन्थ हाउस से बच्चे की एजुकेशन देखी जाती है। तो नाइन्थ हाउस से बादल उठने का मतलब क्या हुआ? कि इस बच्चे की परवरिश कैसी हुई है, इस बच्चे की पढ़ाई कैसी हुई है, इस बच्चे को संस्कार कैसे मिले हैं। ये हुआ यहां से बादल उठने का मतलब। मतलब यहां से संस्कार रूपी बादल उठे। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आपकी वाणी, आपके बात करने का तरीका, आप आ, उसको पैसे बनाने की आर्ट क्या सीखा है आपने,
उससे जाके टकराया आपने। चलिए ठीक है, आपके बुजुर्गों ने आपकी मदद की। अब जैसे, अब इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, नाइन्थ हाउस में प्लैनेट हो, सेकंड हाउस खाली हो, अब क्या होगा? आपको परवरिश बहुत अच्छी मिली, आपको बुजुर्गों की मदद बहुत अच्छी मिली, मतलब किस्मत के बादल उठे तो, किस्मत ने सपोर्ट तो किया, लेकिन आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है, ना ही लोगों से बात करने की, ना ही जो है पैसे कमाने की, आपने कोई आर्ट डेवलप की है। सेकंड हाउस आपकी खुद की आर्ट। तो वो किस्मत के जो बादल जो बने ना, जो किस्मत का सपोर्ट मिला, वो बेकार चला गया। वो किसी भी सेकंड हाउस के किसी भी, चूंकि वहां पर कोई प्लेनेट नहीं तो उससे टकरा नहीं पाए। अब जब सेकंड हाउस में जब टकरा ही नहीं पाए, और फोर्थ हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं हुआ, तो वर्षा कहां से होगी? तो इसी को कहा जाता है, ये किस्मत से तो बहुत अच्छा है बंदा, लेकिन इसने खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर यहां पर नाइन्थ हाउस में भी अच्छे प्लेनेट हो, सेकंड हाउस में भी प्लेनेट बैठे हो, और फोर्थ हाउस में भी प्लेनेट बैठे हो, तो इसका मतलब यहां से भी उसको अपने बुजुर्गों का सपोर्ट भी मिला। उसके अंदर खुद भी इतनी काबिलियत थी कि उसने अपने दम पे पैसा भी कमाया। और फोर्थ हाउस में जाके बारिश होने का मतलब ये हुआ कि अपने दम पे उसने प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, सुख, गाड़ियां, सब कुछ खरीदा। तो अगर किसी के पैसे की स्थिति देखनी हो, तो कुंडली में ये तीन हाउस हमको देखने हैं। अगर तीन हाउसेस में प्लैनेट शुभ बैठे हुए हैं, शुभ बोले तो एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे के मित्र, तो आप कुंडली वाले को देख के बोल सकते हैं कि इस बंदे की पैसे की हैसियत अच्छी है। ठीक है। दूसरे घर के, दूसरे घर में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं ना, वो आठवें घर के जो भी प्लैनेट होते हैं ना, वो उनको देखते हैं। इसका मतलब आठवें घर में बैठा हुआ प्लैनेट जो होता है ना, वो दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट को प्रभावित जरूर करते हैं। अगर शुभ प्लैनेट बैठे होंगे, मतलब दोस्त प्लैनेट बैठे होंगे, तो खराब नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन अगर दुश्मन ग्रह यहां पर बैठे हुए, तो यहां पर खराब जरूर करेंगे। इसी तरीके से सेकंड हाउस छठे घर को देखता है, और छठा घर जो है वो ट्वेल्थ हाउस को देखता है, 12वें घर को देखता है। जैसे आठवें घर की दृष्टि सेकंड हाउस को मिली, सेकंड हाउस की दृष्टि छठे को मिली, और छठे की दृष्टि मिली 12वें को, तो यहां पर 12वें घर और आठवें घर का भी कनेक्शन बन जाता है। क्या कनेक्शन बन गया? अगर 12वें घर में और आठवें घर में प्लैनेट हुए और सेकंड हाउस खाली हुआ, तो ये कनेक्शन टूट जाता है। फिर वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता 12वें घर और आठवें घर का। लेकिन अगर व्यक्ति मंदिर जाने लगा, तो फिर क्या होगा कि सेकंड हाउस भी उसमें जुड़ जाता है। इसीलिए लाल किताब कहती है कि अगर आठवें भाव में और 12वें भाव में शत्रु प्लैनेट बैठे हो, तो व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए, अगर सेकंड हाउस में प्लैनेट नहीं है तो। अगर सेकंड हाउस में प्लैनेट नहीं है, और सेकंड, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर वो मंदिर गया, तो आठवें घर और 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स का संबंध बन जाएगा। तो फिर ये उस आदमी को उल्टा रिजल्ट स्टार्ट आने शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपस में मित्र ग्रह बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। सेकंड हाउस जो होता है ना, ये जगह होती है माथे का, ये सब बीच, दोनों भावों के बीच की जगह, तिलक लगाने की जगह, सेकंड हाउस। इसको तिलक लगाने की जगह भी बोलते हैं, मकान में पूजा स्थान भी बोलते हैं, गाय का स्थान भी बोला जाता है। बृहस्पति, इसको साधु बोला गया है। शुक्र को बोला गया है बैल, यानी बैल पर सवार साधु, मतलब भगवान शिव का रूप, और चंद्र का प्रतीक है भगवान शिव के सर पे।
तो सेकंड हाउस में जिसका भी वीनस होता है उसको भगवान शिव का रूप बोला जाता है। मतलब ऐसा इंसान अपने परिवार की मजबूती से पालना करने वाला, उनके हर दुख दर्द में खड़ा होने वाला, सेकंड हाउस में बैठा हुआ वीनस। लेकिन अगर अष्टम भाव खाली हो तो संतान पैदा होने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए सेकंड हाउस में अगर शुक्र बैठा हो तो आठवां भाव खाली हो तो उपाय बताया जाता है कि पीपल शमशान में जाके 8 पीपल के पेड़ पौधे लगा के उनकी सेवा करो। सेकंड हाउस वाले जो भी प्लैनेट होते हैं वो अपना असर बुढ़ापे में अच्छा बुरा, अच्छा ही असर देते हैं, बुरा नहीं, अच्छा असर देते हैं। ठीक है। तो सेकंड हाउस में अगर किसी प्लैनेट को अगर आपको स्थापित करना हो तो उसको मंदिर में दे दें, मंदिर में दे दें। लाल किताब कहती है कि घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। मतलब सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट आएगा वो आपकी किस्मत का ग्रह माना जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और है, लाल किताब ये भी कहती है कि खाली पड़ा घर 10 जब टेवे सोया हुआ कहलाता है। भले ही वो किस्मत का ग्रह बन रहा है, भले ही चंद्रमा यहां पर उच्च का आ गया और 10वां घर अगर खाली आपको दिख गया तो वो प्लैनेट किसी काम का नहीं है, फिर वो सोया हुआ ही कहलाएगा। बुनियाद समंदर ग्रह न होते पहाड़ ऊंचा घर दो का हो। वही जो मैंने आपको समझाया कि यहां ये बुनियाद है, यहां से समंदर समंदर से बादल उठते हैं 9th हाउस से और सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से टकराते हैं जाके। हवा बारिश जो नौ से चलती टक्कर दूजे पर खाती हो, आठ पड़ा घर जब तक खाली असर भलाई देती हो। आठवें घर में अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो उसका असर अच्छा ही माना जाएगा सेकंड हाउस में। लेकिन अगर जुपिटर यहां पर है तो फिर ये असर अच्छा नहीं माना जाएगा, वैसे अच्छा माना जाएगा। कोई भी प्लैनेट हो आठवें घर में कोई, क्योंकि दृष्टि नहीं जा रही ना, वक्री दृष्टि नहीं जा रही। वक्री यहां से बैठ के जो भी प्लैनेट दृष्टि डालेगा वो तो खराब ही करेगा। तो यहां पर बृहस्पति अगर यहां पर बैठा हो सेकंड हाउस में तो आठवें घर में कोई प्लैनेट होना चाहिए। शुक्र बैठा हो तब भी होना चाहिए। अगर बृहस्पति यहां पर है, आठवें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तो पैसा रुकेगा नहीं, पैसे की स्थिति ठीक नहीं होगी फिर। क्योंकि वो तो फिर वो प्योर साधु रूप हो गया, वो आठवें भाव से जो उसको अकल जो सोच जो मिलनी चाहिए ना उस बृहस्पति वाले को मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर आठवें घर में उसका कोई दोस्त ग्रह भी अगर हुआ ना, या कोई भी प्लेनेट हुआ, तो पैसे की स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि कुछ मत पूछिए। यही शुक्र का हाल है। शुक्र अगर सेकंड हाउस में हो तो अगर मेल के चार्ट में होगा तब भी यही होगा कि बच्चे होने में दिक्कत आएगी, और फीमेल चार्ट में होगा तब तो पक्का होगा। तो यहां पर आठवें घर में कोई ना कोई प्लैनेट को स्थापित किया जाता है। तो प्लैनेट को स्थापित आठवें घर में ऐसे होगा कि चूंकि संतान का कारक बृहस्पति होता है इसलिए बृहस्पति को ही स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर 8 पीपल के पेड़ लगा के सेवा की जाती है, या 800 ग्राम आप चने की दाल भी फेंक सकते हैं शमशान में। ओह, यहाँ पर सेकंड हाउस में साथ में बैठे हुए जो प्लैनेट होते हैं ना, लाल किताब कहती है कि ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते बंद मुट्ठी के खानों में, फल दो 11 अपनों अपने धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। मतलब अगर बंद मुट्ठी के खाने 1 4 7 10, खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10,
अगर 1 4 7 10 में युति में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं तो कभी वो एक दूसरे का बुरा नहीं करते हैं। और सेकंड हाउस में और 11th हाउस में इनको धर्म स्थान बोला गया है, गुरुद्वारा बोला गया है। यहां पर बैठे हुए प्लैनेट सब अपना अपना रिजल्ट देते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आपस में दो शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड हाउस को वो खराब कर देंगे, नहीं। सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेंगे, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, वो अपना अपना फल देंगे। तो सेकंड हाउस को अगर संक्षिप्त में एक बार अगर आपको मैं बताऊं, तो सेकंड हाउस को देखने के लिए हमको सबसे पहले नाइन्थ हाउस में, सेकंड हाउस में और फोर्थ हाउस में, अगर यहाँ 3 घरों में प्लैनेट बैठे हुए हैं तो इसका मतलब सेकंड हाउस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर सेकंड हाउस 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो और अच्छे से काम कर रहा है। अगर इन चारों घरों में किसी न किसी जगह से अगर कोई कमी हो जाएगी तो उसके फलादेश में उसी तरीके से अंतर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9th हाउस में प्लैनेट बैठा है, सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है, लेकिन फोर्थ हाउस में प्लैनेट नहीं बैठा है। अब क्या होगा? अब यहां से बादल तो उठेंगे, सपोर्ट मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा, उसके बाद अकल भी होगी पैसा कमाने की, सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो पैसे को जोड़ नहीं पाएगा, उसका पैसा दिखेगा नहीं, इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बारिश कहां होगी? जब फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है तो बारिश नहीं हो पाएगी। और अगर 6 हाउस में कोई प्लैनेट है तो वो पैसा सीधे 6 हाउस में चला जाएगा, बीमारी में, शत्रुता में, लड़ाई में, झगड़े में, क्योंकि 6 हाउस इन्हीं सब चीजों का है। षड्रिपु का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब 6 रुपये रिपु होती हैं इंसान की, जो पैदाइश से में ही उसके अंदर डाल सॉफ्टवेयर होता है, इसका अलग से पैदा नहीं करता है। जो हमारी षड्रिपु होती है ना, जो हम हमारे अंदर होती है, वो हम जन्मजात लेके आए होते हैं, वो खाना नंबर 6 से देखते हैं। और जो हम इस दुनिया में आके जो पैदा करते हैं अपने अंदर जो कमियां, वो खाना नंबर 8 है। जो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें है ना, ये जन्मजात सॉफ्टवेयर आपके अंदर इनबिल्ट है। लेकिन जो आपने गलत काम करके, ठगी करके, चोरी करके, उल्टा सीधा काम करके जो चीजें आपने बनाई है, वो 8वां भाव है। ये अंतर है दोनों में, 6 हाउस और 8th हाउस में। तो यहां पर इसी तरीके से चीजें हमको देखना होगा कि 9th हाउस में, जैसे मान लीजिए 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है, तो 9th हाउस में हमको स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? 9th हाउस होता है घर का मध्य स्थान। आप मध्य स्थान को बहुत अच्छे से साफ रखो। आप वहां पर बृहस्पति की चीज, क्योंकि 9th हाउस बृहस्पति का है, बृहस्पति की एक पोटली बना के आप अपने घर के मध्य में स्थापित कर दो। बृहस्पति की पोटली क्या हो गई? पीले कपड़े में हल्दी की गांठें, 9 हल्दी की गांठें डाल दो, 900 ग्राम केसर डाल दो, और उसको जो है थोड़े से हल्दी से पीले किए हुए चावल डाल दो, और उसको पीले कपड़े में पोटली बांध के उसको सजा के बेहतरीन उसको जो है ना मध्य स्थान में उसको स्थापित कर दो। या आप जो है ना नाभि पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाते रहो, मध्य स्थान हुआ शरीर का। ठीक है, तो यहां पर आपको लक का सपोर्ट मिलना हो जाएगा, जो मतलब जो यहां से बादल उठते हैं, वो जो कही गई है बात, वो यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड हाउस मान लीजिए खाली है, इसका मतलब हमको मंदिर में चीजें स्थापित करनी है, धर्म स्थान में। तो 9th हाउस में प्लैनेट है और अगर सेकंड हाउस खाली है, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड हम धर्म स्थान में अगर हम कोई चीज देते हैं तो सेकंड हाउस में उसकी एनर्जी मानी जाती है। तो यहां से चीजें बन जाएंगी कि सेकंड हाउस से बादल उठेंगे
और जब हम धर्म स्थान में कोई प्लेनेट स्थापित कर देंगे तो वहां से टकराएंगे, वहां से टकराए। चलिए, यहां तक बात हो गई। अब वर्षा अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो वर्षा नहीं हो पाएगी। तो हम फोर्थ हाउस में जो भी हम प्लेनेट की एनर्जी लेके आएंगे वो हम जल प्रवाह कर देंगे। तो इस तरीके से हम चार्ट को, जैसे कोई बात करता है पैसे की स्थिति की बात करता है, तो ये पैसे की और प्रॉस्पेरिटी की कहानी कह रहा है। ये तीन हाउस, नाइन्थ हाउस, सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस। और टेंथ हाउस उसमें तड़का लगा देता है, चार चांद लगा देता है टेंथ हाउस। अब अगर मान लीजिए नाइन्थ हाउस और सेकेंड हाउस में प्लैनेट नहीं है, टेंथ हाउस में भी प्लैनेट नहीं है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, बशर्ते फोर्थ हाउस में नाइन्थ का मित्र ग्रह बैठा होना चाहिए। मतलब नाइन्थ में जो भी प्लैनेट है उसका मित्र ग्रह अगर फोर्थ हाउस में बैठा होगा तो काम चल जाएगा। किस्मत से उसको अपना सारा चीजें मिल जाएंगी, रुपया पैसा प्रॉपर्टी सुख सुविधा घर, सब उसको लक से मिल जाएगा। अगर सेकंड हाउस में प्लैनेट है और टेंथ हाउस खाली है तो ज्यादा अच्छा होगा कि सेकंड हाउस भी खाली हो, तब तो ठीक है, कम से कम ईश्वरीय कृपा उसके ऊपर रहेगी। लेकिन अगर सेकंड हाउस में प्लैनेट है और 10वां घर खाली है तो 10वां, तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बेकार है, उसको जगाना पड़ जाएगा, सोया हुआ रहेगा फिर वो। ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड हाउस के बारे में हमने बात की। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होंगे ना हम बाद में लेंगे, अभी एक मैं हाउस और कंप्लीट कर लूं फिर वो रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आप नोट कर लो अपने पास में जो भी पूछना है, उसके बाद में हम लेंगे। थर्ड हाउस जो होता है ना, वो आपके करेज का होता है। आप कितना जो है ना, आपके अंदर एनर्जी है, कोई काम जैसे मान लीजिए आपके सामने आया, तो किस स्फूर्ति से आप उस काम में लगते हैं, कितना प्रयास करते हैं, और क्या चीजें आपको पसंद है, उसको क्या एक वर्ड में बोलेंगे, क्या आपके शौक है, हॉबीज। आपकी हॉबीज भी पता चलती है थर्ड हाउस से। आपके सगे संबंधी, आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी, ये सब तृतीय भाव बताता है। और आपकी नजर का असर, मंगल का है ना ये घर, वो भी थर्ड हाउस में सिचुएशनल मंगल होता है। थर्ड हाउस का मंगल आपके उस व्यक्ति की पालना के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बच्चे को परवरिश कैसी मिली है। नहीं तो थर्ड हाउस का मंगल बद भी माना जाता है। अगर उसकी परवरिश में थोड़ा भी अगर कुछ नेगेटिव सेंस मिला होगा तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ मंगल बद माना जाएगा। जिस माहौल में यहाँ का मंगल पला होता है उसी तरीके के रिजल्ट देता है। कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड हाउस मंगल का है तो यहां पर मंगल शुभ ही होगा। यहां पर बुध की भी एनर्जी है, मंगल और बुध दोनों मिलके नीच शनि बना देती है, मतलब राहु स्वभाव शनि बनाती है। तो यहां पर आपकी थर्ड हाउस से ये देखा जाएगा कि इस आदमी की नजर का असर कैसा है। किसी किसी की नजरें बड़ी बुरी होती, कहते नहीं कि यार नजर लग गई इस आदमी की, इस टाइप की नजर। और ऐसी नजर जो सबको तार दे, सबको तारने वाली भी नजर होती है। आपके भाई बहनों की सिचुएशन, आपके यार दोस्तों की सिचुएशन, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। लड़ाई झगड़ा, नुकसान, भाई के घर की स्थिति, आपके ताया चाचा के मकान की स्थिति, ये सब थर्ड हाउस से मतलब। बच्चा पैदा करने की ताकत, मतलब परिवार बढ़ाना, ये भी थर्ड हाउस से संबंध बनाती क्योंकि मंगल का घर है। जवानी में आपका हाल, मतलब उठती जवानी में जो शुरुआत हो रही होती है जवानी के फेस की, उस समय आपका नेचर कैसा रहेगा, ये बताता है थर्ड हाउस। शुक्र जब भी थर्ड हाउस में होता है, या 11th हाउस में शुक्र बैठा हो और यहां पे बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए,
तो ऐसे इंसान का शुक्र बचपन से ही जागा हुआ माना जाता है। जैसे ही उसका बचपना से जवानी की शुरुआत होती है ना, वो इस मतलब शुक्र के प्रति वो इसी टाइम से ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपको दूसरों की मदद कितनी मिलेगी, ये भी थर्ड हाउस बताता है। यहां पर अगर चंद्रमा होता है, अगर खराब रिजल्ट, वैसे चंद्रमा यहाँ का बहुत अच्छा माना जाता है, मंगल के छत्र छाया में होता है, लेकिन बुध की वजह से अगर ये खराब हो रहा हो तो चंद्रमा का डायरेक्ट उपाय किया जा सकता है। राशिफल का होता है चंद्रमा यहाँ पे, उपाय करने से वो अपना शुभ फल देता है। और शनि यहाँ पर पैसे का कारक होता है, धन का कारक होता है। अगर शनि यहाँ पर खराब स्थिति में है तो लाल किताब में गरीबी का योग भी बनाता है यहाँ पर शनि। तो धन दौलत की अगर समस्या आ रही है और शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप डायरेक्ट शनि का उपाय कर सकते हैं। मतलब शनि की चीजें, उड़द की दाल, लोहा, लेदर, डायरेक्ट आप उपाय कर सकते हैं शनि से, शनि की चीजों का। थर्ड हाउस में अगर नेगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं, मतलब पापी ग्रह बैठे हुए हैं, और अगर छठवां घर और आठवां घर ये भी अशुभ हो रहा है, मतलब थर्ड हाउस, सिक्स हाउस और अष्टम भाव, अगर इन तीनों हाउसेस में आपस में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं ना, तो लाल किताब कहती है कि अगर मौत नहीं होगी तो मौत के बराबर कष्ट जरूर खड़ा कर देंगे। थर्ड हाउस, सिक्स हाउस और एट्थ हाउस में अगर आपस में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो। लेकिन एक रूल और है थर्ड हाउस का यहां पे, द्वादश भाव 12वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, चाहे वो तृतीय हाउस में बैठे हुए, थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का शत्रु ही क्यों ना हो, थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की हमेशा मदद करेगा। अब हमने ग्रामर में एक रूल पढ़ा था कि ये धोखे का ग्रह होगा। 10वां ग्रह ना, तीसरे से अगर गिनोगे तो 12वां घर 10वां आया, 10वां ग्रह धोखे का बनता है। लेकिन यहां पर रूल चेंज हो गया। यहां पर लाल किताब कह रही है कि थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा और ट्वेल्थ हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा होगा, तो ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को मदद ही देगा। जैसे मंगल बैठा हो 12वें भाव में, केतु बैठा हो थर्ड हाउस में, है दोनों आपस में शत्रु, लेकिन ये धन दौलत के लिए बहुत शुभ फली हो गए, बहुत ही शुभ। बुध बैठा हो 12वें भाव में निगेटिव होके, नीच का बुध, और शनि या बृहस्पति में से थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठ जाए, तो लाल किताब इसको कहती है अमृत कुंड, तरक्की ही तरक्की, जिस काम में हाथ डालेगा वो पूरा हो जाएगा। शुक्र राहु 12वें भाव में बहुत निगेटिव योग, शुक्र राहु 12वें भाव में बैठे हों और व्यक्ति की शादी अगर 26 साल से पहले हो जाए, तो ये गृहस्थ जीवन के लिए बहुत खतरनाक योग है। या फिर किसी न किसी रूप से अलगाव हो जाएगा, विधवा की स्थिति भी आ सकती है, एक एक पार्टनर खत्म भी हो सकता है, मतलब गृहस्थ जीवन पूरी तरीके से बर्बाद। शुक्र राहु 12वें भाव में बैठे हों और 25 साल से पहले शादी हो जाए, लेकिन उसी समय अगर थर्ड हाउस में शनि बैठ जाए, तो फिर यहां पर शनि शुक्र को मदद दे देगा। शनि और शुक्र की जो आपस में जो मदद की जो सिचुएशन बन रही है, अब यहां पर शुक्र राहु, ये जो मैंने आपको बात बताई, अब ये अशुभ फल नहीं दे पाएगा। ये रोल है तृतीय भाव में बैठे हुए प्लैनेट का। लेकिन एक सिचुएशन और हो सकती है। अब मान लो यहां पर युति में प्लैनेट बैठे हुए, जैसे तृतीय हाउस में अकेला प्लैनेट नहीं बैठा है, दो तीन प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब ये मदद वाली जो सिचुएशन है ना,
अब ये शत्रुता और मित्रता के आधार पे होगी। अब यहां पर वो रूल नहीं लगेगा कि मित्र हो चाहे शत्रु हो, मदद ही देगा। अब यहां पर अगर थर्ड हाउस में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि दो तीन प्लैनेट बैठ जाते हैं, अब 12वें घर से जिस प्लैनेट की शत्रुता होगी तो वो उसकी मदद नहीं करेगा, मित्रता होगी तो मदद करेगा। लेकिन अगर दोनों में सिंगल सिंगल प्लैनेट बैठे हुए तो ये मदद का ही योग बन जाता है। तीसरा घर दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा है तीसरा घर। तीसरा घर मंगल की जितनी भी चीजें होती है ना, चाहे बेजान वस्तुएं हो चाहे जीवित वस्तुएं हो, उनसे संबंध रखता है। इसीलिए भाइयों का संबंध, मतलब भाई से संबंध बनाता है। और बुध की चूंकि एनर्जी है यहां पर, तो मंगल और बुध मिलने से शनि बनता है। और आठवां घर जो होता है ना, वो शनि और मंगल का भी है। तो आठवें घर और तीसरे घर का भी विशेष संबंध होता है। आठवें घर मृत्यु का माना जाता है। आठवें घर, जो भी आठवें घर में प्लैनेट बैठता है ना, वो मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? तीसरे घर से। तीसरे घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा ना, वहां से बीमारी स्टार्ट होगी, तब जाके आठवां घर मृत्यु का है। कितना खतरनाक कनेक्शन है दोनों का। कलाई, ये है तीसरा घर, हाथ की कलाई। जिस भी प्लैनेट को हमको स्थापित करना हो उसको अपने कलाई में स्थापित करें। तीसरे घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, कोई भी, और नवां घर और 11वां घर अगर खाली है, तो तीसरे घर में बैठे हुए जो प्लैनेट है ना, वो बेकार और किसी काम के नहीं हो। और अगर नवे घर में, और यही उल्टा वैसे वर्षा कर दो, तीसरे घर में, सॉरी, 11वें घर में और नवे घर में अगर कोई प्लैनेट है और तीसरा घर खाली है, तो उन दोनों प्लैनेट को जगाने के लिए आपको अपने हाथ में किसी, जो उस समय की नीड हो, उस प्लैनेट की चीज को आप स्थापित कर सकते हो। उस प्लैनेट से संबंधित आप नग पहन सकते हो, उस प्लैनेट से संबंधित आप धातु पहन सकते हो। इस घर में कोई भी प्लैनेट आएगा, उसका जो प्रभाव होगा ना, मंगल और बुध दोनों का प्रभाव होगा उस प्लैनेट के ऊपर। अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले रेणुका जी को इसी का ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि तीसरे घर में शुक्र अगर आ जाए, ये मंगल और बुध दोनों का घर है, तो यहां पर उसकी पत्नी के क्या गुण होंगे? मंगल के समान उसके पास एनर्जी होगी, व्यक्ति की पूरी मदद करेगी, इतनी शार्प बुद्धि होगी कि हर साथ में उसके साथ में खड़ी होने वाली होगी। मतलब बुद्ध की बुद्धि बहुत ही बारीकी से चीजों को समझने वाली होगी महिला वो। और मंगल की एनर्जी होगी, मंगल के गुण होंगे। उस पत्नी के सामने उसके पति को कोई कुछ कह के देखे, फिर देखो उसका कमाल वो क्या करती है। थर्ड हाउस का वीनस। इसी तरह तीसरे घर में कोई प्लेनेट अगर है और 11वें घर और 9वें घर खाली है, तो यहां पर 11वें घर में या 9वें घर में कोई चीज स्थापित करने से तीसरे घर के प्लेनेट जाग जाएंगे, अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर आपस के मदद के हैं, बुनियाद के हैं। थर्ड, सेवेंथ और 11th हाउस, एक दूसरे से 5 और 9 है ना।
यदि यहां पर आपस में मित्रता रखने वाले प्लैनेट बैठे होंगे, तो आप कुंडली देख के तुरंत बोल दो कि ये तो कुंडली बहुत अच्छी है। जिस काम में ये हाथ डालेगा तुरंत होगा। इसका प्रयास भी सफल रहेंगे, इसका रिलेशन भी अच्छा चलेगा, और इसको लाभ भी अच्छे होंगे। 3 7 11, तीनों हाउसेस बहुत अच्छे से काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। एक हाउस और कर लें, उसके बाद में क्वेश्चन लें। दिन ज्यादा हो जाएगा हजम करने के हिसाब से। संडे को बहुत कुछ हजम करना है सर अभी। नहीं, कल संडे भी तो है। हाँ सर, कल 2 हाउस हजम करने आसान नहीं है, 3 हाउस हजम करने आसान नहीं है सर, लाल किताब के। सिंपल है, आसान है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस और ले लेते हैं। ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस आपकी मनोस्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस। इस घर से देख के इंसान की मनोस्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है कि इस इंसान की मनोस्थिति कैसी है। और घर के बारे में पता लगाया जा सकता है, घर की सुख शांति के बारे में पता लगाया जा सकता है, घर के माहौल के बारे में पता लगाया जा सकता है, माँ की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है, मकान के अंदर का इंटीरियर के बारे में पता लगाया जा सकता है, गाड़ी घोड़ा इन सब के बारे में पता लगाया जा सकता है। माता का संबंध होता है इस हाउस से। समुद्र की यात्राएं, पानी से संबंधित जितनी भी यात्राएं हैं, फोर्थ हाउस। चंद्रमा की जितनी भी चीजें हैं, दूध पानी चांदी, ये सब फोर्थ हाउस। माता का परिवार, माँ के खानदान का परिवार, मासी, फूफी, बुआ। मुस्लिम में फूफी बोलते हैं, हिंदू में बुआ बोलते हैं, है ना। इनके मकान की स्थिति, इनके घर की स्थिति। ठीक है। सफेद रंग का मोती, मतलब पूरा, मतलब जिसमें छेद ना हो, वो वाला मोती। ठीक है। दूध, पानी, और बृहस्पति अगर यहां पे हो तो धन का कारक होता है। क्या करोगे? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप जाओ। ठीक है। वीनस अगर यहां पर बैठता है, तो यहां पर वीनस को बहुत कुछ बोला है लाल किताब में, फोर्थ हाउस के वीनस को। तो अब उस बात पे अभी नहीं जाएंगे। जब वीनस को जब हम स्टार्ट करेंगे, तो वीनस हर हाउस में बहुत कुछ बोलता है ना। तो तब हम करेंगे। लेकिन वीनस अगर इस हाउस में हो, मैक्सिमम चूंकि खराब स्थिति में होता है, यहाँ पर चंद्रमा का घर होता है, इसलिए उपाय करने की जरूरत होती है यहाँ पर। तो ये राशि फल का होता है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट उपाय किया जा सकता है। मंगल भी यहाँ पर देखो, मंगल, लाल किताब में मंगल को मंगल बद बोला गया है। लेकिन इस हाउस में लाल किताब में भी मंगल को मांगलिक बोला गया है। इतना खतरनाक है मंगल इस हाउस में। मंगल बद बोला गया है, मांगलिक वर्ड का यूज नहीं है लाल किताब में कहीं भी। ये वैदिक की भाषा में बोला जाता है मांगलिक। जो फर्स्ट हाउस, ट्वेल्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस में जो बनता है। लेकिन फोर्थ हाउस में मंगल को लाल किताब में भी पंडित जी ने मांगलिक बोल दिया है। मतलब अपने घर घर में रखे समुंदर को भी आग लगाने वाला इंसान, वो पैदा ही इसीलिए होता है। माँ, माता खानदान की स्थिति को खराब कर देता है। माँ, मौसी, पत्नी, ये इन सब पे भारी होता है। सिचुएशनल है।
यहाँ पर भी मंगल शुभ हो सकता है अगर चंद्रमा 7 में बैठ जाए, या मंगल 4th हाउस में बैठा हो और चंद्रमा 1 4 7 10 में बैठ जाए, उस कंडीशन में। नहीं तो लाल किताब का रूल होता है कि 4th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, चंद्रमा अगर 1 4 7 10 से बाहर होगा तभी वो शुभ माना जाएगा हाउस। लेकिन मंगल के साथ में यहां पर उल्टा है। केतु भी यहां पर राशि फल का होता है, केतु का भी उपाय किया जा सकता है यहां पर। केतु अगर यहां पर हो तो उसका भी डायरेक्ट उपाय किया जा सकता है। ठीक है। चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च का माना जाता है और शुभ माना जाता है। 4th हाउस में एक ग्रह बैठा हो और चंद्रमा 1 4 7 10 में या बाहर कहीं भी अशुभ हो या नष्ट हो रहा हो, तब भी 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा शुभ फल ही देगा। जैसे कोई भी प्लैनेट मान लीजिए यहां पर बैठा है, यहां पर केतु बैठा है या शनि बैठा है या कोई भी प्लैनेट बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा सिर्फ बंद मुट्ठी के खानों में ना बैठा हो, मतलब 1 4 7 10 से बाहर कहीं भी बैठा हो, 2 में बैठा हो और 8 में बैठा हो, 12 में बैठा हो, भले अष्टम भाव में वो नीच की स्थिति में बैठा हो, 11वें भाव में वो मतलब निर्बली होके बैठा हो, 11वें भाव में वो बहुत बलशाली नहीं होता है चंद्रमा, शनि का घर है वो, या नष्ट हो रहा हो, बस 1 4 7 10 में ना बैठा हो, तो 4th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा होगा वो शुभ फल ही देगा, चाहे वो चंद्रमा का मित्र हो चाहे वो चंद्रमा का शत्रु हो। ये रूल है, ये सूत्र है। लाल किताब में लिखा हुआ है, ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वह मुसीबत में। 4th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होता है वो या फिर रात को जागता है या मुसीबत में जागता है। कहने का मतलब 4th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, जैसे मान लीजिए शनि बैठा है 4th हाउस में, तो शनि से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हो उसकी रात में बैठ के प्लानिंग बनाइए। या शनि से संबंधित आपका कुछ कारखाना हो, लोहे का काम हो, फैक्ट्री का काम हो, तो दिन में बंद रख के रात भर उसको चलाइए। ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे मुसीबत में, या फिर आपकी मुसीबत में वो आपका साथ देते हैं और या फिर वो रात में जागते हैं। मदद कोई ना हो जब करता आता रहे वो बुढ़ापे में, जब आपकी कोई मदद नहीं करेगा तब यहां पर बैठे हुए प्लैनेट आपको तार देंगे। 4th हाउस में शनि का फल जो होता है ना वो बड़ा जहरीला होता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर बैठा हुआ शनि जो है ना वो पानी में जहर मिलाने का काम करता है। और राहु केतु इस हाउस में आके अपनी माँ की, चंद्रमा इनकी पापी ग्रहों की माता है, पाप ना करने की कसम खा लेते हैं। मतलब राहु केतु इस भाव में चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। चुप होने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पोजीशन से वो नेक भी हो रहे होंगे ना, तब भी वो अपना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। ना वो शुभ फल देंगे ना वो अशुभ फल देंगे। शांत रहेंगे जब तक उनको कोई जगाया ना जाए, उनको जगाया ना जाए बस। जैसे राहु यहां पर हो, बगैर उपाय किए हुए अगर मान लीजिए आपने बाथरूम में काम करवा दिया, छत तोड़वा दी, छत से संबंधित कोई काम करवा दिया, तो फिर यहां पर राहु दिक्कत पैदा कर देगा। तो एक सूत्र ये था कि चतुर्थ भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा हो और चंद्रमा 1 4 7 10 से बाहर कहीं भी बैठा हो, तो उस हाउस में वो बैठा हुआ प्लैनेट कभी बुरा नहीं करेगा, कभी भी, हमेशा वो शुभ ही माना जाएगा। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा तासीर चंद्र सा होता हो, यहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा ना, वो उसकी जो तासीर होगी ना वो चंद्रमा जैसी होती है।
तो चंद्रमा जैसी तासीर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहां पर शुक्र बैठा हो, तो ये शुक्र जो है ना, उस कुंडली वाले को, उसकी जो वाइफ होगी उसको वो इस तरीके के असर देगी जैसे माँ उसका ख्याल रखती है ना। चंद्र, चंद्र का असर, चंद्र की तासीर का। वह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र सा होता है। एक लाइन और लिखी है, असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहां टेवे बैठा हो। भले ही वो तासीर चंद्रमा की तासीर है उसकी, लेकिन एंड रिजल्ट वहां पे होगा जहां पर सैटर्न बैठा होगा, शनि बैठा होगा। जैसे, जैसे जैसे यहां पर शनि, कोई भी प्लेनेट फोर्थ हाउस में बैठा है वो चंद्रमा की तासीर का हुआ, और शनि जो है ना बैठ जाए सेकंड हाउस में, ठीक है, तो कुछ भी वो रिजल्ट दे रहा हो, यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा की तासीर से लगा हुआ प्लैनेट कोई भी रिजल्ट दे रहा होगा, लेकिन सैटर्न सेकंड हाउस में होगा तो मतलब पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। थर्ड हाउस में होगा तो थर्ड हाउस से संबंधित रिजल्ट आएंगे। फोर्थ हाउस में ही शनि बैठा होगा तो ये बहुत अच्छा हो गया, वो उसकी मदद का प्लैनेट बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट होगा वो हमको देखना है कि चंद्रमा किस कंडीशन का है। चंद्रमा अगर अशुभ भी हो रहा है तो हमको देखना है शनि को, क्योंकि एंड रिजल्ट शनि का है। और एंड रिजल्ट अगर शनि का ही खराब हो गया तो फिर यहां पर बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा ना वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फिर उसमें जो है ना वो शनि वाली जो अशुभता है ना वो आ जाएगी। यहां पर जो ये जो हाउस है, ये माता का, माता खानदान का है। बूढ़ी दादी, घर में जितनी भी माँ के समान वाली जो महिलाएं होती हैं, उन सबकी स्थिति को ये दिखाता है। इसीलिए मंगल यहाँ पर होता है ना, तो फीमेल्स के लिए ये मंगल ठीक नहीं होता है। सारी माँ के समान जितनी भी महिलाएं, माँ, मौसी, बुआ, इन सब की हालत खराब कर देता है मंगल जहां पर, यहाँ पर जब भी आता है। ठीक है, तो जितनी भी नदी, नहर, जो बहता हुआ साफ पानी है, चाहे समुद्र भी ही क्यों ना हो, ये सब फोर्थ हाउस से ही संबंधित हो। ठीक है। सर एक बार शनि वाली बात रिपीट कर दो, आपका वीडियो चला गया था उसमें, कि हमने कहा था ना कि चौथे में, मतलब शनि के पे असर, जहाँ शनि होगा वहाँ उस हाउस में असर पड़ेगा, वो हमने क्या बात बोली थी? वो वाली लाइन की जो लिखा था उसमें कि असर मगर हो उस घर जाता, हाँ सिर हाँ जाते हाँ। हुए बैठ, वो वाली जी लाइन। जी 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 सर, जी हाँ, सर। ये मतलब हुआ उसका कि यहां पर कोई भी प्लेनेट भले ही चंद्रमा की तासीर का बन के बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब उसका जो गुण है वो भले ही चंद्रमा के नेचर का है, मतलब सात्विक, पूजा पाठी और दूसरों की मदद करने वाला, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, चंद्रमा की तासीर है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एंड रिजल्ट उस घर का होगा जहां पर शनि बैठा होगा। अगर शनि जिस हाउस में बैठा है, अगर मान लीजिए अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो एंड रिजल्ट उसका अच्छा होगा। अगर शनि खराब पोजीशन में बैठा हुआ है तो एंड रिजल्ट खराब होगा। सेकंड हाउस में बैठा हुआ है शनि, पैसे की स्थिति के लिए ठीक है, ऐसा इंसान गुरु बन के कमा सकता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, अपनी मेहनत से कमाएगा पैसा। फिफ्थ तो हाउस ये में तो मैं, बैठा हुआ है तो बच्चों के ऊपर भी असर अच्छा जाएगा। बस शनि की स्थिति देखनी होगी कि शनि बैठा किस स्थिति में है। पंचम भाव में शनि मान लीजिए खराब हो गया, तब असर कहां से जाएगा पंचम भाव पे अच्छा, तब खराब असर जाएगा। तो शनि को हमको देखना है कि उस वो शुभता या अशुभता के हिसाब से किस हिसाब से बैठा हुआ है। ठीक है।
सर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल आपने बताया है, ये अशुभ रिजल्ट देता है, मतलब फीमेल चार्ट में। लेकिन ये सर रूल जब अप्लाई होगा ना, जब वन मून जो है वो 1 4, क्या बताया था आपने, 7 10 से अलग बाहर हो तो। अगर 1 4 7 10 में अगर मून हो और मंगल चौथे में हो तो वो बैड रिजल्ट नहीं देगा। नहीं, मंगल अगर फोर्थ हाउस में हो रेणुका जी, तो चंद्रमा को 1 4 7 10 में होना है, तब वो बैड हाँ जी रिजल्ट हाँ नहीं जी, देगा। वही कह रही हूँ सर मैं, 1 4 7 10 में होना है ना सर। हाँ, 1 4 7 10 में। जी, ओके। एक लाइन और लिखी है लाल किताब में कि आठ तीजा छह टेवे मंदा मौत बहाना चौथा हो। अगर तीसरा घर, छठा घर और आठवां घर, जो हमने थर्ड उसमें जो तीसरे घर में ये जो हमने बात कही थी कि 3 6 8, अगर यहां पर आपस में शत्रु प्लैनेट बैठे तो मंदे हाउस हो गई है 3 6 8। अगर ये स्थिति बनी हुई है तो उसकी मौत का जो बहाना होगा ना, वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट होगा। फोर्थ हाउस ही उसकी बीमारी का कारण बन सकता है। तख्त पावे जब चौथा टेवे राहु मंदा खुद होता हो। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आता है, तख्त पावे, तख्त पावे जब चौथा टेवे, कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब वर्ष फल में तख्त पे आता है, तख्त को मतलब फर्स्ट हाउस में आता है, तो राहु मंदा हो जाता है। कितना खतरनाक योग है ये। अब हम कुंडली में ढूंढते रह जाएंगे कि अशुभता कहां से आ रही है। राहु किसी भी हाउस में, अब उस चार्ट में मान लीजिए राहु अगर अच्छे भाव में बैठ गया, तब भी वो मंदा माना जाएगा। और अगर राहु कहीं बहुत बुरी स्थिति में बैठ गया, तब तो उसमें खराबी का एक स्टार और लग गया। कहने का मतलब, मान लीजिए यहां पर शुक्र बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, और अगले साल मान लीजिए शुक्र फर्स्ट हाउस में आ रहा है। अब राहु को हमें देखना होगा कि राहु किस हाउस में बैठा हुआ है। राहु जिस हाउस में बैठा हुआ होगा ना, उस हाउस से संबंधित रिश्तेदार को उड़ा देगा, उस हाउस से संबंधित चीजों को खराब कर देगा। जैसे मान लीजिए शुक्र आया फर्स्ट हाउस में, राहु आ गया नाइन्थ हाउस में, फादर को उड़ा देगा, फादर की चीजों को खराब कर देगा, किस्मत साथी देना बंद कर देगी। अब राहु मान लीजिए सेवेंथ हाउस में आ गया, आपके पार्टनर को खराब कर देगा, पार्टनर से संबंध खराब कर देगा, हो सकता है पार्टनर के ऊपर कोई बात, स्थिति बिगड़ जाए। तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जब भी वो वर्ष फल में फर्स्ट हाउस में आएगा, वो चीजों को खराब ही कर देगा। राहु से संबंध, राहु जिस हाउस में बैठा होगा वहां से संबंधित चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है। एक लाइन और लिखी है लाल किताब में, फोर समंदर ग्रहणो नाभि मुर्दा कोई न रखता हो। तीनों ग्रह नर शरण माता की। आगे क्या बोला गया है, लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। पेट अंदर कुल बोलता हो। हाँ, पेट अंदर को बोलता हूँ। तो यहां पर ये योग बनता है कि अगर नाइन्थ हाउस और फोर्थ हाउस में अगर आपस में शत्रु प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो लिखा है कि मुर्दा कोई ना रखता हो, मतलब उस इंसान की स्थिति ऐसी होगी कि घर में ही अगर जब भी वो बीमार पड़ेगा या कुछ भी उसके साथ में घटना घटित होगी, घर वाले ही उसको नहीं रखेंगे, घर वाले ही उसको लात मार के भगा देंगे। है ना। तो ये कुछ योग होते हैं, जो योग बहुत मतलब होते हुए भी दिखते हैं। इसलिए नाइन्थ हाउस और फोर्थ हाउस में मित्र ग्रह होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये भी अभी हमने पढ़ा था कि सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, बस नाइन्थ हाउस और फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट हो, तब भी इंसान का काम चल जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछिए जिसको जो पूछना हो। सर जय श्री कृष्ण। जय हनुमान जय कृष्ण। अरे आपने नितिन जी, बड़े सेकंड दिनों हाउस बाद की आप इसमें आए। का, सॉरी। बड़े दिनों बाद आप आ जाए।
हाँ सर, आज सैटरडे है, आज टाइम मिल गया। वो ऑफिस तो में क्या थोड़ा सा हुआ ये हो गया। आपको टाइम, आपको ये तो हम लोग क्लास लेट रखते हैं 9 बजे के बाद में, आपको तो ऑफिस आपका इस टाइम खत्म हो जाता है। मेरा डे नाइट है सर। आई अच्छा। वर्क फॉर एन अमेरिकन बैंक, तो वो वैसा हो गया अभी। ओके ओके, मतलब अब नाइट शिफ्ट चल रही है आपकी, ऐसा? हाँ हाँ। ओके। सर इनका ग्रह चौथा रात को जागता है ना, इसलिए। आज ही पढ़ा है हमने। सर फोर्थ एक हाउस में क्वेश्चन कौन था। सा प्लैनेट है आपके? आपके सॉरी। फोर्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? बुध है, बुध। तो बेहतरीन, आपको बैंक से संबंधित काम बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। आप बैंक का काम कर भी रहे हो, तो इसका मतलब अब आप इस चीज को ध्यान देना कि जब भी आपकी नाइट शिफ्ट होगी, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, ऐसा है? हाँ सर, प्रमोशन तो हुआ है, माने ग्रोथ तो हुई है। मतलब यस। नाइट शिफ्ट का आपको फल मिला प्रमोशन के रूप में। क्या बात है, देखो अब इससे सिद्ध हो गई बात वो। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ सर, एक था अपने सेकंड हाउस का पॉइंट कि फोर्थ हाउस में इफ देर इज अ प्लेनेट, तो एंड नाइन्थ हाउस में जो प्लेनेट है उसका अगर वो फ्रेंड हुआ तो देन वो अच्छा होता है, राइट? आपने कहा कि वो मनी के लिए भी अच्छा होता है, पैसे के लिए भी अच्छा है। तो बिल्कुल। पैसे का कनेक्शन हम नाइन्थ और फोर्थ का कैसे जोड़ रहे हैं? वो तो आठवां हो गया एक्चुअली, नौवां भी नहीं है। देखो, कभी कभी लाल किताब की में कुछ योग बनते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे अभी हमने तीसरे और 12वें की भी बात की, कि 12वें घर का प्लैनेट तीसरे वाले प्लैनेट की हमेशा मदद करेगा, ऐसा अभी हमने बोला। लेकिन अब अगर आप इसको पूरे पुराने व्याकरण के सूत्र से लगाओगे, ग्रामर के सूत्र से, तो वहां पर लिखा हो, वहां पर ये धोखे का ग्रह बनता है, 12वां घर धोखे का बनता है तीसरे की, चूंकि 10वां है। तो यहां पर क्या है नियम, कि नाइन्थ हाउस से जो बादल उठते हैं वो सेकंड हाउस से टकराते हैं और फोर्थ हाउस में बारिश करते हैं। तो ये 9, 2 और 4 का जो संबंध है ना, ये अलग संबंध है, इसको हम अलग रूप में लेंगे। इसमें फिर हम ये 9, 4 वाली, ये टक्कर वाली वो नहीं लगाएंगे, लेकिन ये ठीक है, टक्कर दोनों कहां भी काम म्यूचुअली करेगी। एक्सक्लूसिव रूल है, दोनों हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल है। टक्कर भी इफ काम करेगी, देखिए टक्कर भी काम करेगी। मैंने अभी टक्कर वाली बात बोली है लास्ट में, ये जो चौथी, ये जो फोर्थ हाउस मैंने जो खत्म किया है, इसमें मैंने टक्कर वाली बात बोली, कि नाइन्थ हाउस और फोर्थ हाउस में अगर शत्रु प्लैनेट बैठे होंगे, तो उस व्यक्ति की हालत ऐसी होगी कि मुर्दा कोई न रखता हो। मतलब हेल्थ खराब, तो घर वाले भी उसका साथ नहीं देंगे, उसकी स्थिति मुर्दों जैसी हो जाएगी। तो टक्कर भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। सिचुएशन, अगर मित्र ग्रह बैठे हो तो अच्छा है, तो क्या होगा, किस्मत से उसको नाइन्थ हाउस, और भले सपोर्ट सेकंड हाउस मिलेगा। में कोई प्लैनेट नहीं है, नाइन्थ हाउस और फोर्थ हाउस का कनेक्शन बन गया, क्योंकि आपस में मित्र ग्रह बैठे। और ये किसी भी, वैसे ही हो गया जैसे 10वें का और दूसरे का है कनेक्शन। हाँ, जैसे 10वां और दूसरा तो समझा सर? बुनियाद है। 10वां और दूसरा तो बुनियाद है, दूसरे की बुनियाद है 10वां घर। दो से अगर गिनोगे आप, 10वां 9वां आता है, तो 9वां घर वैसे भी बुनियाद होता है उस घर की। यस। तो 10वां घर बुनियाद है ना? और किसी भी कुंडली में जब भी आप हर 5वें और 9वें में मित्र ग्रह देख लो, 1, 5, 9 में मित्र ग्रह बैठे हो, 2, 6, 10 में मित्र ग्रह बैठे हो, 3, 7, 11 में मित्र ग्रह बैठे हो, 4, 8, 12 में मित्र ग्रह बैठे हो, आप उस कुंडली वाले को या उस कुंडली को देख के आप ये कह सकते हो कि राजयोग है इसकी कुंडली में और इसका जीवन अच्छा चल जाएगा, है ना? वो अच्छी कुंडली बन जाती है, शुभ कुंडली बन जाती है वो। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये इसमें मुझे पूछना था, 3, 6, 8 की जो हमने स्थिति बोली है। हम्म 3, 6, 8 में शत्रु आ जाता, चौथा असली बहाना बनेगा उसकी मौत का। हम्म। ये तो वर्चुअल में देखेंगे ना, या ये उसमें भी लागू हो जाएगा जो हमारी कुंडली है? नहीं नहीं नहीं, वर्ष फल में क्यों, आपके मेन चार्ट में भी लागू होगा ये। अब जैसे मान लीजिए 3, 6, 8 में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। अब जब तक इन 3, 6, 8, 4 में बैठे हुए 4 प्लेनेट की दशा नहीं आ रही है, टाइम पीरियड नहीं आ रहा है, तब तो सुकून से बैठे रहो आप। हम्म। और जैसे ही इन बैठे हुए घरों में किसी भी प्लेनेट की अगर दशा आ गई, तो ये सारे एक्टिव सारे हो जाएंगे। प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएंगे।
और ये वर्चुअल में भी देखेंगे क्या हम फिर? बिल्कुल वर्षफल में भी देखेंगे। हम्म। वर्षफल में ये सिचुएशन बनती है तो अचानक ये स्थिति उस साल बन सकती है। तो हम्म। हमको इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। ये जो 3, 6, 8 और 4 की जो कड़ी बनी हुई है, तो हमको इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा, चाहे हम छठवें घर में बैठे हुए प्लेनेट का उपाय कर दें, चाहे हम 8वें घर में बैठे हुए प्लेनेट का उपाय कर दें, हटा दें वहां से, तो वो ये निकालना ही कड़ी टूट पड़ेगा, हाँ। जाएगी। हाँ, निकालना ही पड़ेगा उसको। हाँ, वो कड़ी टूट जाएगी। जब तक कड़ी नहीं तोड़ी जाएगी तब तक स्थिति नाजुक रहेगी। हम्म। सर एक ये पूछना था, केतु जो है राहु और केतु तो यहाँ यूजली चुप ही रहते हैं, हमने जैसे हम्म। पढ़ा, जब तक हम्म। छेड़ा ना जाए इनको, एक्चुअली में जगाया ना हम्म। जाए, है ना? हम्म। और मेरे को ये पूछा था, मतलब केतु मान लो यहाँ पे है, और एक आपने एग्जांपल ये भी दिया कि केतु चौथे में हो, चंद्र बंद मुट्ठी के खानों के बाहर हो, हम्म। तो तब भी केतु तो बुरा नहीं करेगा, अगर जाग भी गया तब भी बुरा नहीं करेगा? हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो, थर्ड फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट पापी प्लैनेट जो यहाँ आके धर्मी ग्रह बन जाते हैं, चंद्रमा की छत्र छाया में आके, हम्म। जब तक आप उनको जगाओगे नहीं, जैसे फोर्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है, अगर बगैर उपाय किए आपने मकान बनवाना स्टार्ट कर दिया तो ये शनि खराब कर देगा फिर। ठीक है। फोर्थ राहु है, बाथरूम या छत का काम करवा लिया तो खराब कर देगा। केतु है, कुत्ता ले आए या केतु से संबंधित कोई सांप वाले हथियार वगैरह आप ले आए या और कुछ कर दिया केतु से संबंधित चीजें, तो दिक्कत पैदा कर देगा। हम्म। तो इन प्लैनेट को, ये शांत बैठे हैं पानी में, आराम से चुपचाप बैठे हैं एकदम अच्छे वाले मोड से, इनको जगाना नहीं है। अगर इससे संबंधित कुछ काम करना है तो पहले इसका उपाय करना है, उसके बाद इनको करना है। एक चीज और, फोर्थ हाउस से संबंधित चीज, कि चंद्रमा, किसी भी प्लैनेट को हम फोर्थ हाउस में ले जाके जल प्रवाह कर देते हैं, है ना? जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट हमको खराब रिजल्ट दे रहा है, तो उस प्लैनेट की चीजें नदी में, दरिया में इस तरीके से हम बहा देते हैं, मतलब फोर्थ हाउस में उसकी चीजों को पहुंचा देते हैं। लेकिन साथ में एक चीज जरूर देखना चाहिए कि चंद्रमा किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, जैसे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है या फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है या नाइन्थ हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है, मतलब बली होके बैठा, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा जो है ना, इन पापी ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को झेलने की अवस्था में बैठा है, मजबूत स्थिति में। आप चाहे जितने पानी में इनको प्रभावित करते रहो, ये चंद्रमा संभाल ले जाएगा। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा खुद ही नेगेटिव पोजीशन में बैठा हुआ है, एट्थ हाउस में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, उसकी वैसी बैंड बजी हुई है, वो वैसी खराब होकर बैठा हुआ है, ऊपर से उसके घर में आपने पापी ग्रहों को और जाके उसकी तासीर को खराब कर दिया, तो यहां पर एक चीज हमें ध्यान देनी होगी। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब अवस्था में बैठा है तो आप करो, पापी ग्रहों का उपाय करो, जल प्रवाह करने का काम करो, लेकिन साथ में चंद्रमा की चीजों को 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद चंद्रमा की चीजों को भी जल प्रवाह करो, मतलब चंद्रमा की को मजबूती दो। उसको मजबूत करना नहीं भूलना है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो रहा है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो पापी प्लेनेट तो शांत हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा से संबंधित चीजें, जैसे आपकी माँ के ऊपर बहुत दिक्कत आ सकती है, आपकी पैसे की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ सकती है, प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हो सकता है, किसी न किसी तरीके से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, मतलब चंद्रमा की स्थिति नाजुक हो जाएगी। इस पापी ग्रहों का उपाय करने से पहले हमको चंद्रमा की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना कुंडली में। लेकिन जब आप जानते हैं चंद्रमा जब भी खराब होता है, एक दूसरे से सब लाल किताब के रूल लगे हुए हैं। चंद्रमा खराब होगा, बृहस्पति को भी खराब करेगा, सूर्य को भी खराब करेगा, मंगल को भी खराब करेगा, सब कुछ स्थिति खराब होगी। इसलिए इसलिए ये चीज ध्यान देने की जरूरत रहती है। चंद्रमा हमने देखा नहीं, हमने जल प्रवाह पे जल प्रवाह करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, तो इसको हमको ध्यान रखना है। आशीष जी, आपके कुछ पुराने डाउट्स हैं क्या? जी सर। अगर क्योंकि अगर ज्यादा डाउट्स हैं, सुनिए, अगर ज्यादा जी। डाउट्स है ना, काफी हाँ क्वेश्चन है, जी। तो आप कल मुझे किसी टाइम जो है ना, आप फोन मिला लीजिएगा।
है तो ना। कल तो सर मैं 7 बजे करीब फोन करता हूँ, आप शाम को आपको। नहीं नहीं, अगर कल मुझे पकड़ना है तो सुबह ही पकड़ो, सुबह सुबह मतलब 9 बजे तक। तो सुबह 7 बजे कर लेते हैं सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुबह जो क्योंकि है ना, मेरी मॉर्निंग में संडे आप मुझको छुट्टी नहीं होती ना सर मेरी। मॉर्निंग में एक मुझे मैसेज डाल देना। ठीक है। जी। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको फोन कर लूंगा, है ना। ओके सर। क्योंकि जी। संडे को फिर मैं 10 बजे के बाद मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाता हूँ। बहुत सारे हफ्ते कोई भर के दिक्कत नहीं है काम सर, होते हम हैं। मेरी भी मंडे छुट्टी होती है सर, मैं भी संडे फ्री नहीं होता, तो मैं 7 से 8 में आपके साथ संपर्क कर हाँ लूंगा। मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी सर, नो प्रॉब्लम। सर जो ये क्वेश्चन करेंगे आपसे आशीष जी, इसकी भी आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, हो सकता है क्योंकि हमारे हमें भी नहीं कुछ, हम भी आगे क्लियर कर लेंगे, ओके ठीक है। है ना कुछ तो बढ़िया ही हमारे लिए ठीक भी है, होगा मैं इससे। मैं मैं फोन में जो भी रिकॉर्डिंग होगी ना वो मैं सेंड कर दूंगा। मैं ठीक है ग्रुप पे ही सर। डाल दूंगा वो रिकॉर्डिंग, जी जी जी। जिसको सुनना सर हो सुन और लो। एक क्वेश्चन, अभी जो आपने जैसे समझाया था कि सेकंड का जो कनेक्शन होता है वो 6 और फिर 9 में, सपोज कि सेकंड हाउस में हमारे प्लेनेट है, 6 खाली है, 9 खाली है, तो आपने पूछा कि सेकंड खाली है। जो सेकंड हाउस से सेकंड में प्लेनेट है, हाँ सेकंड में प्लेनेट है, हाँ। 6 खाली है, जो 6 की जो सेकंड की दृष्टि जो 6 पे जाती है, फिर मैंने इधर वही 9th भी मैंने खाली मैंने है, मैंने ममता जी तो वही मैंने शुरुआत में ही समझाया था कि नाइन्थ हाउस से चूंकि किस्मत के बादल उड़ते हैं, सेकंड हाउस से टकराते हैं। जी ठीक है। मान लीजिए जी नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट है, सेकंड हाउस में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की और बचपन का जो जमाना है, बचपन की जो शिक्षा दीक्षा है, वो बहुत अच्छी मिली है। जी वहां से सपोर्ट उसको बहुत जबरदस्त रहा है। लेकिन चूंकि सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वहां का जो सपोर्ट है ना, वहां के जो किस्मत के बादल हैं, वो सेकंड हाउस में नहीं टकरा पाएंगे क्योंकि कोई प्लैनेट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर ही खुद में ही इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वो अपनी वाणी के जरिए उसके पास पैसे कमाने की इतनी अकल आ पाए, या कुछ भी हो ऐसी सिचुएशन बने कि वो अपनी एनर्जी उसमें नहीं डाल पाएगा। अब फोर्थ हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है। मान लीजिए सेकंड हाउस में प्लैनेट है लेकिन फोर्थ हाउस में नहीं है, तो नाइन्थ हाउस से सपोर्ट मिला, उसके पास में कमाने की अकल भी आ गई, उसने पैसा भी जोड़ लिया, लेकिन उस पैसे का वो यूज नहीं कर पाएगा, उसको इकट्ठा नहीं कर पाएगा। पैसे आएंगे जाएंगे, पैसे आएंगे जाएंगे। फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस अगर खाली है, ठीक है, और अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस भी खाली है और सिक्स हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो पैसे फोर्थ हाउस में ना रुक के सीधे सिक्स हाउस में चले जाएंगे, और वो बीमारी, शत्रुता, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े, गलत कामों में, इन सब में उसका पैसा खर्च होगा इस तरीके से। और अगर 6 सर खाली हो फोर्थ तो, में भी नहीं है और सिक्स में भी नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे पैसे? सिक्स में अगर नहीं है तो फिर सर पैसे, वही पूछ रही थी। तो तब भी ऐसे जाएंगे, उसके पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे, उसके पास पैसे तब भी वहीं जाएंगे। और सर एक सर प्रॉब्लम तो लोग ले इसमें सर जाएंगे ये है लूट ना के कि उसे। जैसे अब सेकंड में सिर्फ प्लैनेट बैठा हुआ है, अब ना नाइन्थ में है, ना टेंथ में है, ना फोर्थ में है, ना सर सिक्स्थ में है। सेम सेकंड में क्वेश्चन मेरा प्लैनेट है है। सिर्फ क्योंकि मेरे सेकंड पास में, भी ऐसे ही एक चार्ट है। क्या बोला आपने, अच्छा फिर से अच्छा, बोलिए। सिर्फ सेकंड में सर प्लैनेट बैठे हैं, ना सेकंड में नाइन्थ में प्लैनेट है, बैठा हुआ है। ठीक है। नाइन्थ में भी नहीं है, टेंथ में भी नहीं है। आप बोलो ना टेंथ में नहीं है तो सेकंड हाउस सोया हुआ, मतलब प्लैनेट में ही काम करेंगे बाकी। फोर्थ में भी नहीं है और फिर सिक्स में भी नहीं है, हाँ तो फिर ये कैसे रहेगी, इसकी वर्किंग कैसे रहेगी? देखो, सिर्फ सेकंड में। अब मैं बता दूं, अब ये सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट किस स्थिति में है। अगर बहुत ही सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की स्थिति बहुत नाजुक है, तब तो उसकी पैसे की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी रहेगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है, या बृहस्पति है, या वीनस है, तो ये स्थिति अच्छी है। तो यहां पर भले ही उसके पास में पैसे, वो जिंदगी में ये ना कह पाए कि मेरे पास में मैं इतने करोड़ का मालिक हूं या इतने लाखों का मालिक हूं, लेकिन उसका काम नहीं रुकेगा। सेकंड हाउस किस्मत के प्लैनेट बनते हैं, ये भी तो लाइन है ना कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट किस्मत का प्लैनेट माना जाएगा। तो उसका काम नहीं रुकेगा, उसका काम चलता रहेगा, भले ही पैसे वो उसके पास में इकट्ठा ना हो पाए, या
पैसे आने आने का जो रास्ता है ना वो परमानेंट ना हो, जब भी उसको जरूरत पड़े उसका काम चल जाएगा, इस टाइप से लेंगे इसको। तो सर इसमें रेमेडी करानी हो तो इन सब घरों को जगाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सब घर को क्यों जगाना पड़ेगा? आप हम्म। 10th हाउस को देख लो। कोई भी प्लेनेट अपनी एज पे तो अपने आप जाग ही जाता है। एक उम्र के बाद में प्लेनेट जागे हुए माने जाते हैं। अब चंद्रमा की उम्र जो होगी, उस पे प्लेनेट वो जाग ही जाएगा। जो 2nd हाउस में मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, तो जाग जाएगा, अपना रिजल्ट देने लगेगा। जुपिटर बैठा है, वो अपनी एज में जाग जाएगा, है ना। और लेकिन अगर प्लेनेट को जगाना हो, अब ये भी हमने रूल पढ़ा कि अपने आप जब प्लेनेट जागता है तो उस साल खराब रिजल्ट देता है जिस साल जागता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले तो 2nd हाउस में प्लैनेट को जगाने के लिए हमको 10th हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट स्थापित करना पड़ेगा। चाहे हम वेस्ट डायरेक्शन में शनि की चीज स्थापित कर दें, या मंगल की चीज स्थापित कर दें वेस्ट डायरेक्शन में, या फिर सरकारी संस्थान जो होते हैं यहाँ पर हम उस प्लैनेट की कोई चीज को हम पहुंचा दें। और 9th हाउस इसमें को अगर हमें यूज मतलब करना है सेकंड तो का ट्रेंड नहीं देखना है, हमें टेंथ को जगाने के लिए मतलब सैटर्न और सेकंड और मार्स को 10th यूज, में फ्रेंड की कोई वो बस नहीं, हमें मतलब शनि और कोई मंगल को कंडीशन ही नहीं यूज है, करना कोई है। कंडीशन ठीक नहीं है। है। बस प्लैनेट अच्छा। होने चाहिए। ठीक। और सेकंड अगर मान लीजिए मित्र ग्रह हो जाते हैं तो इससे अच्छा क्या है। जैसे मुकेश अंबानी का चार्ट है, वो 10वें घर में बृहस्पति है और 2nd हाउस में चंद्रमा है। बृहस्पति यहाँ नीच का है। एक अच्छा। बार आदमी कहेगा इसके पास पैसे की स्थिति बहुत गड़बड़ होनी चाहिए, और लेकिन कितना शुभ हो गया, चंद्रमा 2nd हाउस में आ गया। हम्म। सर अगर सिक्स भी खाली हो तो जैसे अभी सेम क्वेश्चन जो अभी पूछा इन्होंने, मतलब सेम कंडीशन है, लेकिन बस ये है कि टेंथ खाली नहीं है। मतलब सेकंड में प्लेनेट है, फोर्थ खाली है, सिक्स खाली है, अगर नाइन्थ खाली है। अगर अगर से 2nd हाउस में कोई प्लैनेट है, 10th में कोई जी। प्लैनेट नहीं है, 6 में कोई प्लैनेट है, तो 2nd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जागा हुआ माना जाएगा। अच्छा। ठीक है। 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट भी जगाते हैं। 8th हाउस में कोई प्लैनेट होगा तब भी 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जागा हुआ माना जाएगा। और अगर एट्थ में ना हो? नहीं तो 2nd हाउस में जो भी प्लैनेट होंगे ना, वो खाना नंबर 6 से, खाना नंबर 8 से और खाना नंबर 10 से जागते हैं। अगर तीनों में कोई नहीं है तो वो सोया हाँ हुआ हाँ। होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। लेकिन अगर 10वें से संबंध बन जाता है ना, तो 10वां घर उसकी बुनियाद होती है, इसलिए उसको अच्छा माना जाता है। सर जैसे सेकंड में कोई प्लेनेट नहीं है, फोर्थ में कोई प्लेनेट नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, लेकिन टेंथ में है। हाँ, तो ये अच्छा है। ज्यादा ही। अच्छा है ये 2nd हाउस के लिए। सर एक हो सकता है कि सबको आता हो, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे थोड़ा सा राशिफल और ग्रहफल का बताना सर। क्या है ये? आप बोलो ना, इनका डायरेक्ट उपाय कर सकते हैं, शायद मैंने राशि पहले कभी पढ़ा है। चार्ट आप चार्ट शेयर किया गया था, राशिफल और ग्रहफल का किसने किया था? शायद मैंने मिस कर दिया सर वो। नहीं नहीं, फिर ग्रुप में मैंने पढ़ा होगा, आप देख लेना। मैंने किया था शेयर हाँ, उसको। ग्रुप में पढ़ा हुआ है कौन सा प्लैनेट किस हाउस में ग्रहफल का होता है, किस हाउस में राशिफल का होता है। ग्रहफल के वो प्लैनेट होते हैं मंजू जी, सिंपल सा आप समझिए। जो प्लान जिस घर में वो प्लैनेट उसका पक्का घर हो, या खुद का घर हो, या उसमें उच्च का ग्रहफल। होता हो, बस सिंपल वो ग्रहफल के होते हैं। ठीक बाकी है। राशिफल पे कोई नियम नहीं है, वो जो अलग से कोई प्लैनेट आ जाता है वो राशिफल, इसके अलावा जो भी प्लैनेट होगा वो राशिफल होगा, वो राशिफल का मतलब होगा। जो पक्के हैं या कुछ जो कुछ उच्च के होते एकाध हैं। रूल्स कुछ एकाध रूल है, वो उस चार्ट में आप एक बार और उसको रीड कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएंगे। सर उसमें राशि वर्ग के अलग से दे रखे हैं, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं मेरे को। ग्रेवल के तो चलो समझ में आ गया कि उनका तो उपाय नहीं हो सकता, जो नहीं नहीं, उसमें उसमें राशिफल के राशि फल भी दे राशिफल रखे के हैं। बहुत सारे हैं। तो अच्छा। उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा उसको। वैसे जी यही सर, है, कौन सा वैसे वाला सूत्र बुक यही है। भेजा आपने? सूत्र विनीत जी यही है इसमें कि राशिफल का, अगर ग्रहफल के बाहर के जो भी प्लैनेट हो वो राशिफल के ही माने जाएंगे, उनके हम्म। उपाय डायरेक्ट किए जा सकते हैं। ग्रहफल के डायरेक्ट उपाय नहीं किए जाते, ये है सिंपल एक रूल। ठीक है सर। बाकी कर सकते हैं उपाय। सर ये एक आपने ना अभी बृहस्पति की पोटली बोली थी, हम्म उसमें हल्दी और केसर का बताया था। इसमें हम्म। केसर कितना डालना है?
नौ, नौवें घर का हम उपाय कर रहे हैं। तो तो 9 ग्राम। 9 की इसमें रख लो, चाहे 9 ग्राम रख लो, चाहे 90 ग्राम रख लो, 9 को शामिल कर लो बस। तो 90 ग्राम लाते लाते ही हजारों रुपए लग जाना उसका, हाँ, केसर को। तो केसर को उसी हिसाब से रख लो, 9 ग्राम रख लो, या नौ पत्ती रख नाइन लें सर, 9 पीसेस केसर रख के। लो। हाँ, पीस 9 पीसेस, रख 9 फूल रख नौ लेते हैं। पीसेस रख सकते हो। ये ठीक है। अब जैसे अच्छा सर, ये सिक्के वगैरह जैसे जल प्रवाह किए जाते हैं, तो 400 ग्राम भी सिक्के होते हैं, 4 किलो भी सिक्के जल प्रवाह किए जाते हैं, 4 सिक्के भी किए जाते हैं। तो वो तो भैया आपको जितनी हैवी डोज की जरूरत है, आप उसी हिसाब से उसको दवा को यूज करो। उसमें भी तो होती है ना, जिसको जितनी बड़ी डोज की जरूरत, उसकी उसकी एमजी या उसकी जो भी मात्रा होती है वो बढ़ाई जाती है। किसी को हम्म जो ज्यादा उपाय करता रहता है या ज्यादा दवा खाता रहता है, उसको वो असर ही करना बंद कर देता है, तो और हैवी डोज बढ़ाई जाती है। सर, तो ये वाला जो उपाय है ये अगर जैसे 10th में जो गुरु है वो नीच का होता है, तो क्या इसके लिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर देखो, जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है नीच का, ठीक है। जी। अब यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, तो हम डायरेक्ट तो जुपिटर को हटा नहीं सकते हैं। हम्म। यहाँ पर हम इसके मसनोई ग्रह होते हैं, सूर्य ठीक है। और शुक्र। हम्म। तो यहाँ पर जो है ना, हम सूर्य टेंथ सूर्य हाउस को। में अच्छा नहीं माना जाता है, तो सूर्य की एनर्जी को हम हटा देंगे वहां से, तो बचेगा शुक्र। तो हम तांबे के सिक्के जल प्रवाह करने के लिए बोलते हैं। सर जी, इस केस में अगर मान लो वही गुरु अगर छठे घर में हुआ, हम्म। तो छठे में तो हम सूर्य को उतना बुरा नहीं मानेंगे जितना कि शुक्र को मानेंगे। हम्म। तो उस केस नहीं में तो क्या हम सिर्फ शुक्र की चीजों। छठे छठे घर में तो हम बृहस्पति को डायरेक्ट उपाय कर सकते हैं भाई। अच्छा, क्योंकि राशिफल का है। हाँ, यहाँ तो हम हम्म डायरेक्ट उसको चने की दाल जो है मंदिर में दे सकते हैं या जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमको पूरे गुरु का उपाय नहीं करना है, मान लो अगर हमको, जैसे अभी एग्जाम्पल ये शायद गलत है और अभी हम्म। मुझे पूरे मसनूई याद नहीं है, बट हम्म। ऐसी सिचुएशन आए कि पूरे ग्रह को नहीं हमको मूव करना है बट उसकी मसनूई को ही करना है, तो हम्म। उस केस में भी तो ये उस केस पानी में में बहाने। उस हाँ। उस केस में नितिन जी, हम उसी तो ग्रह को हटाएंगे जो उस घर में उसकी एनर्जी जिसकी सही ना हो। सही ना हो, राइट। उसको हम क्यों हटाएंगे कि जिसकी एनर्जी जो है अच्छी हो, उसको हम क्यों हटाएंगे। यस सर, यस। अब वही वही। हमने टेंथ हाउस से उसी इसीलिए तो हमने सूर्य को हटाया, क्योंकि सूर्य की एनर्जी ठीक नहीं है शनि की वजह से। शुक्र की हम्म एनर्जी ठीक है वहां पे। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रह फल के ग्रह होंगे तभी मशनूनी अप्लाई करना है उपाय के केस में। हाँ, राइट, बिल्कुल। ठीक है। सर 10th में जैसे अगर चांडाल योग होगा तो सूर्य घटाने के बाद भी तो अगर राहु होगा तो फिर उसमें क्या किया जाएगा जी? अ, गुरु जुपिटर और राहु की युति होगी अगर हाँ जी, हाँ जी। टेंथ हाउस में, जी सर। तो सबसे पहले तो राहु से मुक्त करना होगा जुपिटर को। ठीक है राहु सर। से मुक्त करना होगा, उसके बाद में जुपिटर को हमको चाहे चंद्रमा की मदद देनी होगी फोर्थ हाउस में स्थापित करके, चाहे सूर्य की मदद देनी होगी। तो यहाँ पर पहले राहुल को हटाया जाएगा। पहले राहु को हटाया जाएगा यहाँ से। ठीक है सर। सर, मेरा 4th में सूर्य है, क्या काम करूँ रात को? रात को लाइट का काम करो। मेरा तो सूर्य 4th में आकर जगाता है मुझे, वो तो सोने नहीं देता। सूर्य का जो भी काम होता है ना, वो बॉडी से संबंधित काम होता है, अथॉरिटी से संबंधित काम होता है, जैसे डॉक्टर्स, जैसे बड़े बड़े मैनेजर्स या अथॉरिटी वाली पोजीशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये सारे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिस नहीं बंद है तो होते हैं शाम को। कोई भी अपना सेल्फ व्यापार, सूर्य मतलब खुद का सेल्फ व्यापार, खुद का हम्म काम। तो कोई भी आप काम कर सकते हो, ऐसा कोई काम। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप रात में काम करो। आप जो है ना, रात में उसकी प्लानिंग भी कर सकते हो। आप हम्म रात में बैठ के उसकी जब प्लानिंग करेंगे, तो हो सकता है आप प्लानिंग ज्यादा अच्छी कर पाओगे, आपका हम्म दिमाग ज्यादा अच्छा चलेगा। सही कह रहे हैं सर आप। शुक्र यहां पर अगर बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो फिर वाइफ के साथ में आप कोई प्लानिंग कर सकते हो काम की, है ना। वो भी उसके मतलब उसका आइडिया ले सकते हो, उसके विचार ले सकते हो।
किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। जब आप केतु सोचोगे बैठे तो थे आपको तो समझ फिर में जरूर आ जाएगा। हम्म। केतु बैठे थे तो बेटे के साथ प्लानिंग करें, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब कुछ काम का हो। केतु से संबंधित जितने भी काम होते हैं ना वो सब रिसर्च फील्ड के होते हैं। किसी रिसर्च भी मेडिटेशन फील्ड। के काम होते हैं। में रिसर्च जहां पे आ जाती है वो सारे केतु के काम होते हैं। छुपी हुई चीजों को बाहर निकालने वाले काम जितने भी, जैसे ज्योतिष का भी काम केतु से ही संबंधित है। सर जैसे ये ऑक्कल्ट साइंस में आने के लिए कौन कौन से प्लेनेट ज्यादा। ममता जी बार बार सारे ये सवाल पूछते हो आप, बस भी सारे करो यार अब। सारे प्लैनेट अच्छे होने चाहिए। हर प्लैनेट की सारे। एनर्जी अलग ही होती है। ममता जी आप आ तो गए हो, क्यों बार बार जगाते रहते हो अपने प्लेनेट। करेक्ट। मुझे लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कितना हम कर ममता पाएंगे जी कि नहीं अरे आपकी कर कुंडली पाएंगे। में सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा है? सूर्य। सूर्य है आपकी कुंडली में, तो बस सूर्य होना चाहिए। सूर्य जिसका मजबूत होगा उसकी याददाश्त बहुत जबरदस्त होगी। ऐसा है। सर पता नहीं, हो सकता है ये, मतलब लगन में सूर्य है तो केतु भी प्रभावित कर रहा होगा ना। लगन में सूर्य आपके अकेले बैठा हुआ है? नहीं, केतु के साथ है। केतु के साथ। ओके। एज कितनी हो गई आपकी? सर मेरी 50+ है। तो अब तो सूर्य आपका बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, उसने मुक्त कर दिया केतु ने 48 साल की उम्र में। जब भी लगन में सूर्य के साथ में राहु या केतु की ये युति बनती है तो ये पापी जी। प्लेनेट की जब एज आ जाती है उसके बाद में मुक्त कर देता है। फिर वो सूर्य उतनी ही तेजी से चमकता है, जिंदगी में जितना वो नहीं चमक पाया होता है ना उतना ही वो तेजी से चमकता है। तो अब चमकेगा ना आपका सूर्य। बस सर यही है आपके अब। स्टेटस में वैसे भी देखता रहता हूँ, स्टेटस आपके मैं वैसे भी देखता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें आप डालती रहती हो। सर बिजनेस है थोड़ा सा घर से बस। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी। सर फोर्थ का जो मंगल है वो क्या मदर की तबीयत के ऊपर भी असर करता है? बस उन्हीं को जितने भी फीमेल्स वाले रिलेशन है माँ की उम्र के जितने हैं उनकी हालत खराब करता है। चाहे सर मून कहीं पर भी बैठा हो। नहीं, मून अगर 1 4 7 10 में बैठा है जी। तब ये माफ कर सकता है, वो भी कर सकता है सिचुएशनल। सर मैं अपनी बात बताती हूँ, बिकॉज आपने जब ये बात बोली तो मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ। हम्म। मेरी मदर को सर कैंसर था, डिडक्ट हुआ अराउंड 5 to 7 years। शी हैड अ वेरी लॉन्ग फाइट। मेरा 4 में मंगल है, 7 में मून है सर। तो हम्म। जब आपने ये वाली बात बोली तो आई गॉट स्टक। 5 to 7 years की फाइट सर, मेरा मंगल 4 में और मून 7 में। एंड हम्म। ये मैंने अपने घर में देखा है सर। हम्म। तो आई एम रिलेटिंग विद दैट। मे बी बिल्कुल शायद बिल्कुल। आई हाँ, कैन अगर रिलेट। अगर मून यहाँ पे साथ में नहीं होता, कहीं और जी। होता जी। तो स्थिति बहुत खराब होती फिर। सर मतलब अब इससे भी ज्यादा क्या खराब सर, आई नहीं लॉस्ट हर, नहीं, शी इज तो गॉन। मतलब ये स्थिति ये भी हो सकती है ना कि मतलब सीधे जान ही ले ले। ये सिचुएशन कंट्रोल में, अच्छा। मैंने वही तो कहा कि इस मतलब सिचुएशन हैंडल हो सकती है या खराब कर सकता है। क्योंकि ओके। फोर्थ हाउस का मंगल जो है ना, इसीलिए लाल किताब में उसको बद भी बोला गया, मांगलिक भी बोला यस। यस। गया। और इसमें एक चीज और भी है ना रेणुका जी की, उनकी अपनी कुंडली में भी तो ये हो सकता है कैंसर का योग हो। हो सकता है, हो ये सकता तो है। है, ये जरूर थोड़ा ना कि आपसे ही हो रहा है जो भी हो रहा है, उनका नहीं, अपना भी मैंने तो। 4 और 7 से जो सर ने बताया ना, सो आई आई वाज काइंड ऑफ रिलेटिंग विद दैट कि हाँ भाई हो सकता है। 4 और 7 सर से तो वो खराब रेणुका हो ही नहीं रहा जी, ना मंगल आपका। मैं कुंडली की चार्ट वाइज जो पोजीशन है ना वो केपी की मानता हूं। मैं जो भी बात मैं सुनता हूं, जिस हाउस की भी आप बात करती हो ना, मैं ये यस सोच सर। के करता हूं कि वो आप केपी कुंडली की डिस्कशन कर रहे हैं मुझसे। मैं लगन को नहीं मानता। हाउस की लाल किताब की जब भी मैं प्रोडिक्शन करता हूं या लाल किताब की हाउस वाइज पोजीशन में देखता हूं तो मैं लगन पे विश्वास नहीं करता। केपी में, केपी कुंडली में क्या फोर्थ हाउस में मंगल है आपका? मुझे रीचेक करना पड़ेगा, आई विल रीचेक सर वंस अगेन। अरे आपको तो जितने भी ज्योतिष लोग कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि मेरे ख्याल से वही है, उनको सेम ही अपने है सर। नक्षत्र भी रटे होंगे, कि अपने सब लॉर्ड भी रटे होंगे, उनको सब कुछ रटा होगा अपना कौन प्लैनेट कहाँ बैठा है। सेम ही है सर, मैंने एक दिन चेक भी सेम है। किया था, इट्स ओके, ऑलमोस्ट हाँ फिर सेम ही है सेम है। सर। सेम है, तब फिर हाँ। तो फोर्थ हाउस में ही है।
हाँ सर बहुत सही। लेकिन सर इस इसके केस में कुछ तो मैम और भी। ऐसा है ना सर। इस केस में तो मंगल को खराब नहीं करेगा ना, क्योंकि वो 14710 में है मून। हम्म, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रेणुका जी, आप कह रहे हो कि मार्स खराब होने की वजह से मदर की तबीयत खराब हो रही है, मैं कह रहा हूँ मार्स आपका अच्छा है यहाँ पे सर के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, मंगल मार्स अच्छे को नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैंने नहीं कहा कि मंगल। मार्स अच्छा है यहाँ पे। मैं लेकिन बुरा ये योग कह नहीं रहा देगा ना। हूं कि अगर मंगल यहाँ पर है और चंद्रमा 1 4 7 10 में बैठा हुआ है, ठीक है, मंगल की सिचुएशन में, तो मार्स कुछ जो है ना बख्श देता है, कुछ बहुत हम्म ज्यादा अशुभता नहीं फैलाता है। हम्म मार्स तो वैसे है ही नेगेटिव यहाँ पे। यस। लेकिन अगर कुंडली में 1 4 शब्द से बाहर चंद्रमा बैठा हुआ है, तब ये हम्म। बहुत ज्यादा खराब कर देता है। हम्म। तब हर मामले में खराब कर सकता है, तब रिलेशनशिप को भी ले डूबता है ये जो है आपके माँ के खानदान को भी खराब करता है, पैसे की स्थिति को भी बहुत बुरी तरह खराब कर देता है। रेणुका की जी के चार्ट में हो सकता है एक स्थिति को उसने खराब किया और एक स्थिति को तब भी संभाल के रखा हो, हम्म। हर तरीके से खराब नहीं किया होगा उसने। सर ये सर देखिए सब मुझे। खराब हो गया सर। Within 8 years, sir, almost I lost all my family members. Within 8 years, sir. My parents, my grandparent, I had 2 dogs, वो सब चले गए सर 8 साल एक्चुअली के अंदर। चंद्रमा भी आपका निगेटिव पोजीशन में है ना, 7th हाउस में, वो भी अपने शत्रु 7th घर में में। बैठा हुआ है। मैं वही पूछ रही थी हाँ, सर, वो भी बहुत बैठा हुआ, आई फर्स्ट हैड अ हाउस में कोई मैसिव लॉस। प्लैनेट, जी सर। फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट, फर्स्ट में नहीं है सर, फर्स्ट एंड 12वें घर सेकंड में में नहीं कोई है। प्लैनेट, 12वें घर में। केतु है सर। बस, मारी ना टक्कर उसने चंद्रमा को। जो प्लैनेट खुद ही खराब हो रहा है, यस सर। और 8, एक सिचुएशन और बन गई यहाँ पे, 4 और 12 का कनेक्शन, शत्रु ग्रह, 4 और 12 में शत्रु ग्रह, केतु और मंगल, बना दिया ना कैंसर कारक योग। यस सर, सर्जरी, ये मैं। कैंसर, मंगल केतु जब भी, चाहे बुनियाद में आ जाए, चाहे आपस के उस पे आ जाए, मतलब 1 5 9 में आ जाए, ये 4 8 12 में आ गए ना, हम्म। एक ये भी खतरनाक योग हो गया। ऊपर से मैं। केतु शत्रु चंद्रमा को टक्कर मारी 7th हाउस में, चंद्रमा वैसे भी खराब, वो कहां से, जब देखो चंद्रमा यहां पर कितना भयानक खराब हुआ है, इसीलिए माँ की स्थिति को खराब कर दिया। एक तो चंद्रमा के घर में मंगल बैठ गया, चंद्रमा आधा तो वहीं से मर गया। दूसरा, केतु ने उसको टक्कर मार दी, जो बचा हुआ वो भी मर गया। सर मैंने तभी आपसे ये दोबारा से पूछा, देयर वाज अ रीजन आई आस्क्ड यू। लेकिन सर इसमें तो ये मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तो मून की कर रहे हैं, जो मदर को रिप्रेजेंट कर रही है। पर हम्म। रेणुका जी का ये कहना है कि उन्होंने बाकी भी अपने मेंबर्स लूज करे हैं। अरे तो 4th हाउस किन चीजों का है, घर ही का तो है, मंगल बैठा कहाँ है, घर में ही तो बैठा है। फोर्थ घर हाउस में ही किसका बैठा है? है। ओके। यस। वो घर जहां पे जो हमारे साथ के जितने भी लोग एक घर की छत के नीचे रहते हैं, वो है 4th हाउस। 2nd हाउस है फैमिली, फैमिली मतलब आपके ससुराल, आपकी बुआ का घर, आपके चाचा का घर, जितनी आपकी फैमिली है, वो सबको 2nd हाउस मतलब आपका कुनबा पूरा। लेकिन 4th हाउस आपका वो परिवार जो एक छत के नीचे रहता है। सर मैं तो आज ये चीज बोलूंगी सर, लाल किताब पढ़ते हुए आई ओनली हैव टू से वन थिंग, इट इज मैजिकल सर। एंड ये आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है सर। हाँ बिल्कुल देती है। एंड हैविंग अ गुरु लाइक यू सर, आई एम ब्लेस्ड। और इसमें देखो, इसमें लाल किताब को हम और भी विधाओं के साथ में ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो ये तो रेमेडियल, लाल किताब रेमेडियल विधा है ना, प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हैं, इससे रेमेडी भी कर सकते हैं। यस। बस ये है कि लाल किताब पढ़ते रहो, ये इसका कोई अंत नहीं है, बस पढ़ते रहो, अपने आप भी पढ़ते रहो। सर मून 7th में ज्योतिषी भी मतलब एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं बनाता है आपको, मैंने कहीं पढ़ा था ये। देखो 7th चंद्रमा, में अगर मून। नहीं चंद्रमा अगर कुंडली में किसी वजह से पीड़ित हो रहा है, खराब हो रहा हाँ पूरे तो है ना, हाँ हो ही रहा है। तो आपके अंदर जो है एक ऐसा गुण डेवलप हो जाएगा कि अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे आप दूसरे के मनोभावों को समझने का गुण आपके अंदर बहुत अच्छे से आ जाता है। हम्म यस। क्योंकि आपने खुद इतना चीजों को झेला होता है, आपने इतनी पीड़ा खाई होती है चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से, कि उसको आप रिलेट कर ले जाते हो दूसरों की समस्याओं से।
चंद्रमा केतु साथ में बैठे हुए हैं, बेहतरीन ज्योतिषी बन सकता है वो इंसान। केतु हो गया एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, और केतु के संपर्क में आने से चंद्रमा पीड़ित हो गया। उसका दिमाग जो है ना हमेशा डिप्रेसिव मोड में रहा होता है। उसने इतनी परिवार की या समाज की इतनी चीजें झेली होती हैं कि उसको थोड़ा 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 करके हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया होता है। तो वो देखते ही उसकी साइकोलॉजी को रीड कर लेता है चंद्र केतु वाला इंसान। तो चंद्रमा अगर पीड़ित हो रहा है ना तो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। और अगर चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हुआ है कुंडली में तो और अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर जन्मजात टैलेंट होगा दूसरों के मनोभावों को पढ़ने का। इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाती है सर। बहुत हाई होगी उसकी इंट्यूशन पावर। यस यस। किसी का चंद्रमा केतु है साथ में? है किसी का चंद्रमा केतु? किसी का नहीं है चंद्रमा केतु साथ में? यस सर है। अरे तो चेहरा भी तो दिखाना चाहिए इंसान को। सर कैमरा ऑन करने से भी 12th हाउस एक्टिवेट होता है। 12th। अरे वाह, हंसते हुए चेहरा दिखाया आपने। ओके। चंद्रमा केतु है आपका यस सर 4th हाउस। फोर्थ हाउस में, तो शायद आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही जबरदस्त होगी। सर पता नहीं अभी तो कुछ क्लियर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मतलब ऐसा है। सामने वाले को देख के एक अंदाजा लगा लेती हूँ ना कि ये इंसान क्या सोच रहा होगा। हाँ सामने वाले को मैं देख अरे तो मैं लेती उसी की हूँ। तो बात कर रहा हूँ, ये कोई कोई दूसरा शब्द। लेकिन मैं क्लियर नहीं रहती हूँ हमेशा, मतलब ये सही है कि नहीं है सही ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मेरे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं मतलब किसी को देख के कि हाँ ये इंसान ऐसा है, एक फर्स्ट टाइम नहीं, तो वो चीज मतलब वो 6 महीने अगर साथ में रहा या जो भी है क्लियर हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैंने उसी की तो बात हो रही है कि इंट्यूशन पावर जो है ना बहुत स्ट्रांग होती है। सर ये पहले दिन बता देते, इतना पैसा बर्बाद ही ना करना पड़ता हमें। किस चीज पे? सर मजाक कर रहा हूँ कि मून और केतु अगर हमारे साथ नहीं तो तुम्हें पहले ही बता देते, तुम्हारे साथ ही नहीं तो बन ही नहीं सकते, जाओ घर अपने, कुछ और करो, एस्ट्रोलॉजी मत करना बस। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हर चीज को सीखना पड़ेगा ना। सर अब तो हमारा तो सीख चंद्र रहे शनि हैं। इकट्ठा है, हम तो भूल ही जाए एस्ट्रोलॉजी। अरे नहीं चंद्रमा शनि में एक दिक्कत है। चंद्रमा शनि के अब क्या ही बताएं आपको। चंद्रमा शनि मिलके नीच केतु बन जाता है। तभी तो बोल रहा हूँ सर, भूल ही जाए हम तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, चंद्रमा शनि के पॉजिटिव भी होती चीजें होती हैं। सर कुछ तो है जो आए हैं। सर एक बात समझ रहा हूँ, हम्म। जुपिटर और वीनस दोनों फोर्थ में है, हम्म। तो क्या करें रात को, भजन करें? ज्ञान की किताबें पढ़िए। आप शनि से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, दोनों मिलके शनि बन गए ना। हम्म। मसलोई का यहाँ पर यूज करें। फैक्ट्री तो है सर, दिन में ही बस हो जाती है, रात को क्या तो कहूँगा। बस उस पे रात में प्लानिंग करो, वही तो मैं कह रहा हूँ, रात में अगर काम नहीं हो सकता उसकी प्लानिंग करो रात में कि क्या करना चाहिए, उसकी प्लानिंग बनाओ। अपने एम्प्लॉयज को रात में मीटिंग रखो, दिन में ना रखे, उनसे कहो कि मैं दिन में सोता हूँ, मैं रात में जागता हूँ। अब हमारी मीटिंग्स रात में हुआ करेगी, देखो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। सर फोर्थ हाउस में कौन से प्लेनेट को स्थापित करना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है? चंद्रमा को, चंद्रमा और जुपिटर को हल्दी से चावल हल्दी पीले करके आप जल प्रवाह कर दो। अच्छा। जब भी शुक्र फिर का संबंध जो है ना बृहस्पति के साथ में बनता है या बृहस्पति के घरों से बनता है, ठीक है, जी। या फिर उसके परिवार में दो शादियां हुई होती हैं, और अगर दो शादियां नहीं हुई होती है ना तो वो अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर का बड़ा शौकीन होता है। ओके। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मेरे को बोला है 2 शादी करवा लो। हाँ हाँ, तो ये होता है जब भी वीनस जो है ना वो बृहस्पति के साथ में संबंध बनाता है, या
2, 5, 9, 11, 12 में वीनस संबंध बनाता है इन हाउसेस में। तो उस परिवार में या फिर दो शादियां हुई होती है, और या फिर दो शादियां नहीं हुई होती हैं तो उसके मल्टीपल अफेयर। ये गुरु और वीनस की ऐसी एनर्जी है, मिली जुली। तभी संजय दत्त जो है हर साल शादी अपनी वाइफ, सेम वाइफ के साथ दोबारा करता है। तो क्या गुरु शनि है क्या उसके मुझे सॉरी। पता नहीं है, बट उसका मल्टीपल शादियां तो हुई भी हैं उसकी, उसको किसी ने बोला होगा कि अब तुम शादी अपने आप ही करते रहो हर साल, नहीं तो और शादियां भी लिखी होंगी उसकी, नहीं तो। शुक्र ही अगर बृहस्पति के घरों में बैठा हो तब भी ऐसा होता है। हम्म। सर इसमें मुझे पूछना था, जैसे तीसरा जो है घर, सॉरी 12वां घर का प्लेनेट तीसरे घर के प्लेनेट को हेल्प करता है, जब हम ऐसा बोलते हैं लाल किताब के अंदर, तो हम्म। ऐसा कोई संबंध तो है नहीं 12 का 3 के साथ। मैं वो समझ गया कि वो प्लेनेट उसको मदद करता है, हम्म। तो ये जब मदद करता है तो किस टाइप की मदद होती है, क्योंकि दृष्टि संबंध तो होता नहीं है, हम्म। तो मदद किस टाइप की होती है वो। मतलब अब ये देखो ना कि उस प्लैनेट्स के जो कारक तत्व हैं, ठीक है, हम्म। और थर्ड हाउस आपकी मेहनत का है, हम्म। आपकी हॉबीज का है। तो इन्हीं आपके जो भी प्रयास होंगे उसमें आपकी मदद होगी, ओके। और जो प्लैनेट वहां पर बैठे होंगे उस प्लैनेट की चीजों से संबंधित मदद होगी। हम्म। ठीक है। जैसे मंगल यहां पर बैठा हुआ है, तो मंगल थर्ड हाउस में बैठ के किसी भी काम को करने में बड़ा इंसान एनर्जेटिक होता है। और यहाँ के मंगल की एक खासियत होती है, थर्ड हाउस में जो भी मंगल बैठा होता है, अगर उसको 12वें से मदद मिल रही है तब तो ठीक है, अगर 12वें से मदद नहीं मिल रही है तो कोई भी काम उस आदमी के सामने आएगा ना, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसको रुक के थोड़ा समझ तो लें कि ये काम है कैसा, हम्म। इसको आगे तक समझ लें, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कर पहले देगा, सोचेगा बाद में, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। अब यही 12वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा होगा तो उस इंसान को अकल उतनी आ जाएगी कि थोड़ा सा एनर्जी तो होगी, करेगा, लेकिन उस पर प्लानिंग करने के बाद करेगा। तो बुध और शनि को 12 में बैठा दो तो मेरे ख्याल से सही हो जाएगा ये, है ना। कोई बुध भी तो नहीं प्लेनेट बैठा, हो, बुध तो नहीं बैठा मित्र सकते, हो बुध या तो मत ही शत्रु हो, करो। ये तो यहाँ पर ये बोला ही नहीं गया है, यही बोला गया है, हाँ। मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हम्म। हो 12वें और तीसरे में। तो बुध को 12 में बिठाना अच्छा नहीं होता ना, नहीं, कि हाँ, है नीच का बुध होता है। बुध नीच का हो जाता है 12वें घर में, और अगर छठवें में कोई प्लेनेट हो तब तो बिल्कुल भी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उल्टी दृष्टि से, वक्री दृष्टि से देखता है वो। हाँ, 12 6। बुध 12 के मार समय देगा वो। छठवें हाउस में कोई भी प्लेनेट हो, वो प्रॉब्लम करता है। सर एक ना ये मारक ग्रह के ऊपर भी एक थोड़ा सा बता देना सर, ये मारक ग्रह बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मारक मारक ग्रह जो होते हैं, पहली बार लाल किताब में कोई मारक ग्रह का कोई मतलब वो नहीं है। बस एक ही जगह बोला गया है कि गुरु, गुरु भी डरता मारक ग्रह से, हाँ ऐसे मारक ग्रह, हाँ सेकंड हाउस के लिए बोला हुआ है सेकंड हाउस के मारक लिए, ग्रह। सेकंड हाउस हम्म। के लिए लिखा है, लेकिन हम्म। लाल किताब में इसका कोई सिर्फ गुरु के लिए ये बोला गया है कि अगर गुरु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, एर्थ हाउस खाली है, वो तो मैंने वैसे ही बता दिया, तो गुरु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि मारक ग्रह से, मारक घर से गुरु भी डरता। हम्म। अगर एर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो फिर ये मारक घर वाली जो लाइन है ना, वहां पे वो नहीं लिखी हुई है, सिर्फ उस समय लिखी हुई है जब एर्थ हाउस खाली होता है तब। और ये जो मारक हाउसेस होते हैं ना, ये जो उन घर के स्वामी होते हैं वो होते हैं मारक। जैसे मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, सेकंड हाउस में सिंह राशि है, तो उस कुंडली वाले का सूर्य हुआ मारक। ठीक है, उस घर में बैठे हुए प्लैनेट मारक नहीं होते हैं। वैदिक ज्योतिष का ये सूत्र है मारक वाला, लाल किताब का नहीं है। तो वैदिक ज्योतिष में सेकंड हाउस लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी, मारक कहलाता है। सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट मारक नहीं होते हैं। सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस ये दोनों मारक हाउस है। सेवेंथ हाउस शुक्र में के घर। बैठा हुआ प्लैनेट, सेवेंथ हाउस लॉर्ड भी और सेकंड हाउस लॉर्ड भी। तो कर्क लगन की कुंडली में दो मारक हो गए, सूर्य और शनि। जो उनके लॉर्ड्स हैं उन राशियों के। हाँ, जो लॉर्ड है वो मारक, उनको मारक बोलते हैं। तो वो क्या तो मतलब यहां ऐसे पर देखो, ऐसे। यहां पर मारक का नियम क्या है, मारक काम कब करते हैं। ये लाल किताब से हालांकि हटके हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी आदमी की उम्र पूरी हो गई हो, जैसे मान लीजिए आदमी चल रहा हो 65 70 साल में, 70 साल में, ठीक है, और मारक ग्रह की दशा आ जाए या अंतर्दशा आ जाए,
तो फिर आदमी को ये समझना चाहिए कि मेरी आखिरी स्टेज आ गई है, अब मुझे जाना है ना। मारक का मतलब ये होता है। लेकिन मारक ऐसा नहीं है कि मारक, मान लीजिए आपकी उम्र चल रही है 20 साल, आपके मारक ग्रह की दशा आ गई, तो हम ये रूल लागू नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है आपको, क्योंकि मारक हाउस, मारक घर का मालिक है, वो कष्ट दे सकता है आपको, परेशानी पहुंचा सकता है दूसरी चीजों में। लेकिन ये मारक जो का जो रूल लगता है ना, ये एज नापने में होता है। अगर मान लीजिए आपकी लास्ट एज चल रही है, आप बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं, स्थिति बहुत नाजुक है आपकी, और उस समय मारक ग्रह आपके जीवन में उतर जाता है उस टाइम, तब माना जाता है कि अब हमारे जाने का समय आ गया, प्रणाम करो। हम्म। सर ये महादशा से याद आया कि अभी जो रेणुका जी मैडम वाली जो हम बात कर रहे थे, उसमें जो भी योग बने हुए हैं हमारे कुंडली में, वो एक्टिवेट तब होंगे जब महादशा या दशा उस प्लेनेट्स की आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि वो कि हमेशा ही रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे, वो बेसिकली जब नहीं, दशा आएंगी तब वो तभी एक्टिवेट हो तभी जाएंगे। तभी तभी। अब कुछ लोग, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन के बैठे हुए हैं, राजयोग बना है, धन योग बना हम्म है, ठीक है। हम्म और वो राजयोग धन योग जैसे ही आप पैदा हुए उसी समय एक्टिवेट हो गया, हम्म और 10 साल बाद खत्म हो गया, तो आप एक 10 साल की उम्र में क्या आप कर पाओगे? बेकार गया आपका राजयोग धन योग। और वही राजयोग धन योग मान लीजिए आपका 70 साल के बाद स्टार्ट हुआ, जब मरने वाली पोजीशन आ गई, तब भी आप क्या कर पाओगे? तो प्लैनेट के योग, प्लैनेट के जो योग बनते हैं ना कुंडली में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लैनेट के योग किस समय एक्टिवेट हो रहे हैं, किस एज में एक्टिवेट हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए धन योग या राजयोग आपके 22 से 25 साल में एक्टिवेट हुआ, बहुत अच्छा समय है, आपको भरपूर 10-15 साल का समय मिलेगा, आप जो कुछ करना चाहो आप करो। तो इसलिए दशा इंपॉर्टेंस अपना रोल रखती है, कि वो जो प्लैनेट आपको देने आए हैं वो एक्टिवेट किस समय हो रहे हैं। सर यहाँ दशाएं जो है वो वो वैदिक के हिसाब से देखेंगे या हम लाल वीरेंद्र जी, किताब आप की ही अभी दशा? आए हैं कि पहले से बैठे हुए हैं? नहीं सर, मैं बहुत पहले से बैठा हूँ सर। मैं लेट ज्वाइन हुआ था लेकिन मैं बैठा था सर। ओके ओके। हाँ जी। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे दशा, जो महादशा या दशा देख रहे हैं, अंतरदशा, तो वो हम वैदिक के हिसाब से देखेंगे या लाल किताब की दशाएं से हमें? हम वीरेंद्र जी यहाँ पर दोनों चीजों का यूज करते हैं। हम महादशा वो भी देखेंगे, वैदिक के हिसाब से भी देखेंगे, और लाल किताब दशा भी देखेंगे। अब लेकिन सपोज। लेकिन मेन जो काम करती है वो महादशा अंतरदशा ही काम करती है, तो शुरुआत हमको वहीं से करना है। लाल किताब दशा का हम टच लेंगे हल्का सा। तो हम वैदिक की ओके। महादशा देखेंगे जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मान लो सर, किसी की जैसे शनि की है 19 साल की, शुक्र हम्म। की है 20 20 या 21 साल की होती 20 साल की। है ना सर, 20 साल हम्म की है, या हम्म। 18 साल की आती, किसी की हम्म। 7 साल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन तो उसी हिसाब से फिर वो जो प्लेनेट है वो एक्टिवेट उस टाइम में होगा मेन, या हाँ। हम या नहीं नहीं हम नहीं लाल नहीं किताब वाली उम्र भी देखें, नहीं कि नहीं, जैसे मैंने मान क्या लो कहा, 24 साल मैंने की उम्र में मैंने चंद्रमा। ये कहा, सुनिए सुनिए। जैसे मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है शुक्र की, ठीक है। अंतरदशा चल रही है मान लीजिए सूर्य की, ठीक है। अभी लाल किताब दशा की मैंने बात नहीं की है, हमने महादशा अंतरदशा की बात की है, वैदिक वाली। जी। तो इस समय आपके चार्ट में शुक्र एक्टिवेट होगा और सूर्य एक्टिवेटेड होगा। जो जहां पर भी वो जिस अवस्था में बैठे होंगे वो अपने रिजल्ट दे रहे होंगे। अब साथ में तीसरे नंबर पे आप लाल किताब की भी दशा देख लो। लाल किताब दशा को भी देखना है, क्योंकि हम लाल किताब के हिसाब से हम चार्ट देख रहे हैं। अगर लाल किताब के हिसाब से चार्ट हम नहीं देख रहे हो, तो हम सिर्फ वही दशा महादशा लेंगे। लेकिन सबसे लाल किताब के चार्ट देखते समय हमको उन महादशा अंतरदशा को नहीं भूलना है, वो तो जरूर देखना है। सर अगर मान लो जैसे अभी अभी जब महादशा चल रही है अभी फिलहाल, उससे पहले अगर किसी की महादशा जा चुकी पहले, तो इट मीन्स वो हाँ। जो उससे रिलेटेड प्लेनेट है वो पहले एक्टिवेट हो चुका। तो 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 वो वीरेंद्र जी वो करंट महादशा अंतरदशाओं में, में तो आएगा। हाँ वो तो हर एक के साथ ही आएंगे। हाँ, अंतरदशा में ठीक तो है आएगा ठीक है। वो। ठीक है ठीक है, राइट।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक छोटी सी चीज और बिफोर वी हम्म। गो सर, ये जो भी ये महादशा दशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं, मैंने वैदिक पढ़ी नहीं हुई है सर। हम्म। लेकिन मेरे को ये समझना है कि जब महादशा और अंतरदशा वाला जो ये कंसेप्ट है, हम्म। इसमें क्या कुछ असर जो है, जैसे महादशा का असर ज्यादा, महादशा वाले प्लैनेट का असर ज्यादा होगा, अंतरदशा का कम होगा, ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। महादशा का जो स्पैन होता है ना वो लंबे समय तक होता है। हम्म। ठीक है। तो हमेशा जो है ना एक सिचुएशन नहीं बनी रहती है। ओके। अंतरदशा का समय आता है एक छोटे टाइम पीरियड के लिए आता है। तो हम्म। इंपॉर्टेंट है, वो भी महादशा भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपकी शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, है ना, और शुक्र जो है आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपका अच्छा करियर और अच्छे पैसे की प्रॉमिस कर रहा है। तो एक शुक्र ने प्रॉमिस कर दिया, अब ये पक्का हो गया कि 20 साल तक आपकी करियर और पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, इसको कोई नहीं हिला सकता। हम्म। लेकिन अब बीच बीच में ये जो अंतरदशा का पीरियड आया, जैसे मान लीजिए शुक्र में राहु की अंतरदशा आ गई। हम्म। राहु जो है आपके चार्ट में नेगेटिव बैठा हुआ है। वो हम्म। कह रहा है कि मैं पैसे इकट्ठा नहीं होने दूंगा और आपके करियर के ऊपर भी समस्या पैदा कर दूंगा। तो हम्म। राहु का पीरियड जब तक चलेगा वो समय आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। अब यहां पर दो बातें हैं। दो बातें ये हैं कि इसमें अंतरदश महादशा भी होती है, अंतरदशा भी होती है, प्रत्यंतर दशा भी होती है। और सूक्ष्म दशा भी होती है, चार दशाएं सूक्ष्म अंदर। दशा तक हम नहीं जाएंगे। ओके। सूक्ष्म दशा तक हम नहीं जाएंगे, हम 3 दशाओं तक जाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए दशा महादशा आपका फेवर कर रही है और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपका फेवर नहीं कर रही है, तो उस हम्म। समय प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अब महादशा भी फेवर कर रही है, हम्म। अंतरदशा फेवर नहीं कर रही है, लेकिन सूक्ष्म दशा, सॉरी, जो प्रत्यंतर दशा जो आ रही है वो फेवर कर रही है, तो स्थिति मैनेजेबल होगी। है ना, तो उसी रेशियो में हम इसको देखते हैं। ठीक है सर। तो ऐसा ये जैसे शुक्र और राहु जैसे आपस में दोस्ती नहीं, शुक्र राहु तो दोस्ती नहीं रखते, दुश्मनी रखते हैं। हम्म। लेकिन ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दुश्मन वाली स्थिति बन रही है यहाँ पे शुक्र और राहु की, तो कुछ हम्म। और खराब, कुछ और तो खराब नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो इसमें वो चीज नहीं। हाँ, वो नहीं लेकिन चलेगा। लेकिन ये है कि उस समय दो दुश्मन ग्रह आपके टाइम पीरियड में एक्टिवेटेड हैं, तो हम्म। उसका असर तो आएगा ही आएगा ना। हम्म। दो ओके। दुश्मन ग्रहों का टाइम पीरियड चल रहा है तो उसका असर रहेगा। लेकिन मेन असर रहेगा कि वो प्लैनेट किस हाउस में बैठे हैं और हम्म। किन घरों वो के बैठे स्वामी। कैसे उससे फर्क पड़ेगा ना। हाँ, वो हाँ। किस सिचुएशन में बैठे हैं, वो घर एक्टिवेट हो गए। देखो, प्लैनेट का एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ कि वो प्लैनेट जिस हाउस को रूल कर रहे हैं वो एक्टिवेट हो गए। हम्म। हम्म। प्लैनेट तो एक्टिवेट हुए, प्लैनेट तो अपने रिजल्ट देगा ही देगा, उसके कार्य तत्वों से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन साथ में जिन हाउसेस से वो संबंध बना के रखा हुआ है वो एक्टिवेट हो गए साथ में। इसी तरह लाल किताब दशा में हमको देखना है। लाल हम्म। किताब दशा में जिस प्लैनेट की दशा स्टार्ट होगी, तो वो प्लैनेट जिन घरों के पक्का, जिस जो उस घर से पक्के ग्रह हैं या जिन घर का वो मालिक है, वो भी साथ में एक्टिवेटेड होंगे हाउस। अच्छा। हाँ, जिस उस प्लैनेट का जिन जिन हाउसेस से संबंध बनेगा वो सारे हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ठीक, थैंक यू। सर, जय श्री थैंक यू राम सर। सर। जय श्री जय राम। श्री राम सर।